ये पेपर कोड होना चाहिए 803, 804 गलती से मेंशन है, 803 होगा। यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। कैसा? फर्स्ट क्वेश्चन यू नो दैट कि लर्निंग का नेचर कंसेप्ट हो गया या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और एक फैक्टर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो मेंशन नहीं था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जो कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव, वहाँ पे स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग है। जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसको मैंने दिया हुआ है और उसको मैं प्रोवाइड करूँगी लिखवाने के बाद, ठीक है। कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव एंड और एक टॉपिक है लर्निंग स्टाइल, ठीक है। पढ़ाने का स्टाइल बोला जाता है, लर्निंग स्टाइल क्या है। और एक है स्टेजेस ऑफ लर्निंग, स्टेजेस ऑफ लर्निंग, और उसको हम लेवल्स ऑफ लर्निंग बोलते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम हॉल में कि लेवल्स ऑफ लर्निंग क्या है, स्टेजेस ऑफ लर्निंग क्या है, दोनों सेम है। और एक पॉइंट है टीचर्स के भी लेवल्स ऑफ टीचिंग है, लेवल्स ऑफ टीचिंग है, एंड बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट है। यूट्यूबर्स क्या करते हैं ना, लेवल्स ऑफ टीचिंग के ही पॉइंट को वो बोल देते हैं लेवल्स ऑफ लर्निंग में। सो वो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। तो पहले ध्यान देना कौन सा लेवल्स पूछ रहा है, आइदर वो लेवल्स ऑफ टीचिंग पूछ रहा है या लेवल्स ऑफ लर्निंग पूछ रहा है। क्वेश्चन बुक के अंदर नहीं है फिर भी आता है, बार बार आता है, हमारे टाइम से भी आ रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं, बट ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। लर्निंग जो कंसेप्ट पढ़ा जाता है उसी कंसेप्ट का ही एक पार्ट है, सो दैट इट्स ओके। स्टेजेस ऑफ लर्निंग और लेवल्स ऑफ लर्निंग पढ़ना है, एंड उसका मैंने प्रोवाइड किया हुआ है इंग्लिश वाला। हिंदी बच्चे ट्राई करो, मैं समझाते जाऊँगी, उसी को ट्राई करना हिंदी में ट्रांसलेट करने को, क्योंकि कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है हिंदी में भी, बहुत मुश्किल से इंग्लिश में डिक्टेट किया गया है, तो उसको ट्राई करना हिंदी में ट्रांसलेट करने को। लास्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हो, इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। और इसे छोड़ के पीयर ट्यूटरिंग एंड ग्रुप लर्निंग है, जो कि एट ए टाइम मैं बताऊंगी क्या सिमिलरिटीज है, किस क्या डिसिमिलरिटीज है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। इतने क्वेश्चंस हैं, एंड ये जो 4-5 क्वेश्चंस है यूनिट 1 में, ठीक है, यूनिट 1 में, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन 2 ही है। दैट इज अ लर्निंग वाला, मतलब लर्निंग का जो 2 पार्ट्स है, दैट इज अ नेचर कंसेप्ट हो गया, टाइप्स एंड ट्रांसफर, ये एक क्वेश्चन है। अनदर क्वेश्चन है फैक्टर्स रिलेटेड, इसलिए फैक्टर्स का नोट्स बना दिया है, ठीक है। थोड़ा सा वो प्रेजेंट है किस फॉर्म में बताओ, पीडीएफ फॉर्मेट में ही है, बट एमएस में, सॉरी एमएस वर्ड में लिखा गया है, सो उसमें अवेलेबल होगा। सो ओपन करोगे, छोटा छोटा लिखा गया है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा था, एंड समझ जाओ एक बार तो अपने वर्ड से लिख सकते हो, ठीक है। तो वो 2 पार्ट है, एंड इंडिविजुअल डिफरेंस एक है। इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़े थे, एंड इंडिविजुअल डिफरेंस में 2 पार्ट है। आई एम नॉट ऑडिबल, मतलब ये जो 1 2 3 इतना तक का क्वेश्चन है ना, इनमें क्या कॉमन है पता है? लर्निंग का इंट्रो, मीनिंग एंड डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कॉमन है, कॉमन पोर्शन है। थोड़ा सा एंटर जाना है, अंदर जाना है, एंटर करना है, सो दैट यू हैव टू राइट अबाउट द इंट्रोडक्शन टू लर्निंग। पहले अधिगम क्या है, या मतलब आप जो सीख रहे हो उसको अधिगम बोलते हैं अच्छे वर्ड में। सीखने का जो भी हमें नीड है, चाहत है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो इंट्रो पहले बताओ, सीखना क्या होता है, अधिगम क्या है, उसका मीनिंग बताओ, उसका डेफिनेशन दो, ये क्या दो। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक को छोटा सा लिखना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है तो बड़ा करना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है। अदरवाइज अगर दूसरे क्वेश्चन में लिखने हैं, जैसे कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग में ऐड करना है, तो सिर्फ सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स को डायग्रामेटिक प्रेजेंट करना, ठीक है। उसके बाद एंटर करोगे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें, इतना तक आपको रहना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे व्हाट इज लर्निंग, देखो इतना पॉइंट दिया गया, इंट्रोडक्शन टू लर्निंग अगर क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज लर्निंग, एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ लर्निंग और लेवल्स ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू लर्निंग, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, स्टेजेस ऑफ लर्निंग, इतना पोर्शन लिखना पड़ेगा इस आंसर में, ठीक है। इस आंसर में इतना पोर्शन लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू लर्निंग, लर्निंग का परिचय दोगे, ठीक है, 4 से 5 लाइन मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग, देन डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एंड स्टेजेस और लेवल्स ऑफ लर्निंग, इतना मेंशन करना, एंड आफ्टर दैट आंसर को एलाबरेट करना स्टार्ट करना। इसके स्टेजेस होते हैं 5, एंड 5 को पहले डायग्रामेटिक दे सकते हो, एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेन कर सकते हो विद स्ट्रैटेजीज, उसके मतलब धारक कौन से है, उसको चलाना है तो किस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट टाइम दूंगी, नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी, ये पॉइंट्स यहाँ तक रहने देते, ये क्वेश्चन ही है बस, सो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसमें मूव करते हैं। इतना क्लियर है क्या आती हूँ, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लर्निंग डिफरेंट वेज में आता है, ठीक है। कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ लर्निंग और व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लर्निंग, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए भी आपको 3.5 पेजेस तक जाना है, 3 to 4 पकड़ो, ठीक है, लिखने के अकॉर्डिंग है। सो इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अबाउट आपके लर्निंग का इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन टू लर्निंग, देन मीनिंग दोगे, देन डेफिनेशन दोगे, एक डेफिनेशन देना, ज़्यादा नहीं, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये छोटा क्वेश्चन आता है, एंड उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना है,
कैरेक्टरिस्टिक्स को डायग्रामेटिक प्रेजेंट करना एंड पॉइंट्स को साइड बाय साइड लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स में, जस्ट लाइक इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस, ऐसे करके 8-9 कैरेक्टर्स को साइड बाय साइड लिख दो एंड छोड़ देना। उसके बाद मूव करना आपके क्वेश्चंस में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में, जो कि इसका स्टेजेस या लेवल्स कितने हैं, ठीक है। हिंदी बच्चे समझ तो इतना आ रहा है? ओके, बोलो। सो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। पहले शॉर्टकट याद रखो, फिर 1 बाय 1 हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे, ठीक। तो 5 स्टेजेस ऑफ लर्निंग है, 5 स्टेजेस हैं इसके। 5 स्टेजेस को हिंदी में बोलते हैं स्तर। तो 5 स्तर है लर्निंग के, अधिगम के 5 स्तर होते हैं, हिंदी में लिख लेंगे बच्चे, ठीक है। पहला चीज़ है एक्विजिशन। आप बोलोगे एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? ना, एक्विजिशन मतलब ग्रहण करना, कोई चीज़ को आपने ग्रहण किया, ठीक है, एक्सेप्ट किया, उस चीज़ के अकॉर्डिंग होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायरिंग समथिंग, कोई चीज़ को लेना, एक्वायरिंग समथिंग। तो एक्विजिशन में मैंने एक लाइन में आपको बताया, ड्यूरिंग दिस स्टेज ए पर्सन लर्न्स ए न्यू टास्क। इस स्टेज में एक जो इंसान पढ़ रहा है या लर्नर जो पढ़ रहे हैं या फिर विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, वो क्या करता है? न्यू टास्क, जो नए काम है, नया जो भी काम उसको दिया जाएगा उसको वो सीखेगा, नए कौशल वो सीखेगा या फिर नया काम वो सीखेगा। ये पहला स्टेज है। सेकंड में क्या आया? फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी, ठीक है, फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी, जिसको हम बोल सकते हैं कि जब आप काम करते हो तो एक्यूरेट करने के लिए क्या करते हो? बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, वो ना बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, मतलब वो हमेशा उस चीज़ पे प्रैक्टिस करता है, इसलिए उससे काम इजीली हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। ये फ्लुएंसी बोले जाते हैं या फिर प्रोफिशिएंसी। अभी इसमें क्या लिखा गया है वो पहले पढ़ो। लिखा गया है ना, ड्यूरिंग दिस स्टेज ए पर्सन लर्न्स टू परफॉर्म द न्यू टास्क टू ए हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कितना काम सही हो रहा है? कब काम हमारा सही होता है? जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए होते हैं एंड उसको करने में बहुत इजी होता है और गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं रहता। सो दैट मीन्स ये हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने काम सीखा, उसके बाद काम को परफॉर्म किया विथ हायर एक्यूरेसी। फिर थर्ड में आया क्या ना, ए एफ खत्म हो गया, ए एफ खत्म हो गया, अभी आया एम, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज ए पर्सन इज एबल टू परफॉर्म द टास्क इंडिपेंडेंटली इवन आफ्टर द टीचिंग हैज़ एंडेड। देखो, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देना छोड़ दे रही हूँ, पढ़ाना छोड़ देती हूँ, बट मैंने जो 4 महीने में आपको गाइड किया है उस अकॉर्डिंग अभी आपको इतना तो पता है कि कैसा लिखना है, कैसे करना है, सबको आइडिया है, ठीक है, ऑब्वियस आइडिया है। तो उस अकॉर्डिंग आप एबल हो जाओगे टास्क को खुद से करने के लिए, खुद से करने के लिए। सो आप मतलब अपने ऊपर ही निर्भर होंगे, किसी और के ऊपर नहीं। कोई भी नया काम करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए आप किसी और पे निर्भर नहीं होंगे, इंडिपेंडेंटली काम को कर सकते हो। ये हो गया मेंटेनेंस। तो ए एफ एम इधर खत्म। और क्या आया? 2 पार्ट है जिसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन, फोर्थ में आया। फिफ्थ में आया एडाप्टेशन, फिफ्थ में आया एडाप्टेशन। अब जनरलाइजेशन क्या है? जनरल आइडिया गेनिंग, ठीक है। हम जब सामान्य रूप से सारी चीज़ों को एक साथ असेंबल करके एक साथ लेके चलते हैं उसको जनरलाइजेशन बोलता है। मतलब ओवरऑली जिस चीज़ का आपके पास आइडियाज़ रहते हैं उसको जनरलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ स्पेसिफिक, तो विशिष्ट रूप में एक ही चीज़ के ऊपर आपका फोकस रहेगा। द जनरलाइजेशन बताता है कि हर एक चीज़ के बारे में आपको आइडिया है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ठीक है। तो जनरलाइजेशन में ये बोला जा रहा है क्योंकि हम नए काम के साथ चल रहे हैं। पहले वाले में बोला गया एक्विजिशन में नया काम सीखेंगे, सेकंड वाले में बोला गया कि हम नए काम को सीखने के बाद परफॉर्म करेंगे, मतलब उसको करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उसका हाई डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी के साथ। लास्ट वाले में बोला गया था उधर पेज में थर्ड पॉइंट पे मेंटेनेंस पे कि अभी हम काम जब सीख चुके हैं तो किसी का हमें हेल्प नहीं चाहिए, टीचिंग हैज़ एंडेड एंड आफ्टर दैट ऑल्सो वी कंटिन्यू आवर टास्क इंडिपेंडेंटली। हम अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। अभी हम बोल रहे हैं जनरलाइजेशन। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज ही इज एबल टू परफॉर्म द टास्क इन सिचुएशन अदर देन वंस इन विच ही हैड लर्नड। तो मैंने पहले से सीख लिया है ना। अभी सोचो उस टाइप के सिचुएशन अगर बार बार आपके सामने आते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी सिचुएशन हो हम उस काम को कर सकते हैं। यही हो गया। अभी कोई भी अवस्था में आप उस काम को कर सकते हो, उस टाइप के जो भी सिचुएशन आएंगे, परिस्थितियाँ आएंगी, उसमें हम इस काम को कर सकते हैं क्योंकि उस काम का हमें अधिगम हो चुका है या फिर हम सीख चुके हैं पहले से ही, ठीक। लास्ट स्टेज बोलता है एडेप्टेशन, ग्रहण करना है नई तरीके से, अडेप्ट करना है नई चीज़ों को। दैट मीन्स इसमें क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे आ जाएगा ड्यूरिंग दिस स्टेज द लर्नर्स अप्लाइज ए प्रीवियसली लर्न स्किल इन ए न्यू एरिया ऑफ एप्लीकेशन विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस। यहाँ पे कोई आपको गाइडेंस नहीं देगा, कोई आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, कोई भी वो यहाँ पे सहायता नहीं करेंगे। कुछ भी करना हो क्योंकि आपके पास पहले से आइडिया है उस चीज़ का, तो जैसे नए सिचुएशन में आपको अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा, नए सिचुएशन में आपको डाला जाएगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हो।
यहाँ पे कभी कभी हेल्प किसी का ज़रूरत पड़ सकता है, बट एडाप्टेशन में कभी भी किसी का हेल्प ज़रूरत नहीं पड़ता। मतलब हम कोई भी सिचुएशन दे दो, पहले से सीखा हुआ है, तो उस सिचुएशन के एक्सपीरियंस को लेके जो हमें अनुमानिक मतलब परिस्थिति को हम समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उस हिसाब से काम को कर सकते हैं। ये आपका लर्निंग का 5 स्टेजेस है और लेवल्स है। पहला हो गया एक्विजिशन, दूसरा हुआ फ्लुएंसी, तीसरा हुआ मेंटेनेंस, चौथा हुआ जनरलाइजेशन, पांचवा हुआ एडाप्टेशन। ए से शुरू, ए में खत्म। ठीक है, सबसे लोएस्ट है एक्विजिशन, हाईएस्ट है एडाप्टेशन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, टीचर्स ऑलरेडी हो आप लोग। सो ये सब समझ के आपको आइडिया रखना पड़ेगा कि कोई भी एंट्रांस में आपको ऐसे पूछ सकते हैं या फिर कोई भी भाइबा में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं लेवल्स ऑफ लर्निंग से भी। ठीक है, इसलिए आइडिया रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्ट्रैटेजीज को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अभी एक्विजिशन स्टेज मतलब आपने समझ लिया है, इसमें कोई चीज़ों को ग्रहण करना है, उस चीज़ को, नए काम को सीखना है ना, ग्रहण करोगे तभी तो सीखोगे। तो एक्विजिशन मीन्स लर्निंग टू डू समथिंग न्यू। एक्विजिशन का मतलब हो गया कोई नया काम करना या कोई नया काम सीखना। इस टाइप में लर्निंग में हम कोई नया काम सीखते हैं या नया कौशल सीखते हैं, दैट इज अ स्किल, और नया काम सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया ना, ड्यूरिंग दिस स्टेज ये न्यू टास्क इज इंट्रोड्यूस टू द चाइल्ड। तो आप कैसे बच्चों को नया चीज़ सिखाओगे? पहले तो हम बच्चों को क्या करेंगे, एक न्यू टास्क देंगे। न्यू टास्क इज इंट्रोड्यूस टू द चाइल्ड, बच्चों के सामने एक नया काम मौजूद रखेंगे और नया काम बताएंगे। ठीक है, इनिशियली द चाइल्ड विल मेक एरर्स। तो पहली बार अगर बच्चा कर रहा है तो गलत करेगा, जस्ट लाइक बच्चे को आप ओ आ सिखा रहे हो, ABCD सिखा रहे हो, ये हो गया। सो उसको करते हुए बच्चा क्या करेगा, कभी गलत करेगा, कभी टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा, उसके बाद उस एरर को वो करेक्शन करते जाएगा। तो एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है सीखने के लिए। चलो, तो इनिशियली द चाइल्ड विल मेक एरर्स। नेक्स्ट में क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, समय के गति अनुसार जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, ही और शी विल लर्न, क्या लर्न किया, टू परफॉर्म द एक्टिविटी टास्क मोर एक्यूरेटली। आपको तो ये पता है, जितना काम आप सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका काम अच्छा होते जाएगा, उसमें आप निपुण होते जाएंगे और वो काम में कोई भी गलती नहीं होगा। यू नो दैट। हिंदी बच्चे लिख लोगे, जो मैंने लाइन्स बोला उसी को सुन के बस लिख लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्या हुआ, स्ट्रैटेजीज क्या अप्लाई करेंगे। सो व्हेन टीचिंग द चाइल्ड समथिंग न्यू, जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो कोई भी नया चीज, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए, सो हिम हाउ टू डू द टास्क। डेमोन्स्ट्रेशन जैसे होता है, पता है प्रैक्टिकल में हम लोग करते थे, कोई प्रैक्टिकल टीचर होते थे जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटर बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे, नहीं ये काम कैसे करना है, ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, इस प्रैक्टिकल में क्या क्या लगेंगे और कैसे आप प्रिकॉशन के साथ उस टास्क को कंप्लीट करोगे, राइट, इतना बोला जाता है। सो उसके बाद आपको टास्क करने के लिए दिया जाता है। तो पहली बार हम लोग बच्चे को अगर ABCD सिखा रहे हैं तो हाथ पकड़ के स्लेट में सिखाते हैं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। उसके बाद बच्चे को छोड़ देते हैं कि तुम अभी प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर ओवर लाइन करो और उसके ऊपर लिखते चलो, ओवर राइटिंग करो। ठीक, तो वैसा चीज़ को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। एंड उसके साथ पीछे से आप क्या करते हो, जब बच्चे को हाथ लेके लिखवा रहे हो तो आप बोलते रहते हो, अरे ऐसा होगा, ए बोलो, ये ए ऐसा होता है, पहले ऊपर जाना है फिर नीचे आना है, ऐसे हम लोग पूरा मार्क करके बताते हैं कि बच्चे को पहले ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो, फिर बीच से काटो। तो ये होता है वर्बल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वर्बली उसको बोल रहे हो, मुंह से उसको क्या दे रहे हो ना, गाइड कर रहे हो कि कुछ शब्द ऐसे बोलोगे, कुछ पंक्तियां ऐसे बोलोगे, उससे वो उसका गाइड हो जाएगा और वो आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, सो गिव वर्बल इंस्ट्रक्शन टू ईच स्टेप, देन along with the demonstration। demonstration मतलब पहले से सिखवा दिया था, पहले से करके दिखाया था, और उसके बाद भी बच्चे को लिखवाते हुए हम लोग हेल्प करेंगे कि ये काम ऐसे होगा, इसमें ये लगेगा, वैसे बोलते जाते हैं। अप्रिशिएट द चाइल्ड व्हेन ही डज द टास्क अप्रोप्रिएटली। जब बच्चा सपोज ए लिखते लिखते बहुत अच्छा ए एक लिख देता है, या फिर कोई भी काम कर रहा है तो बहुत अच्छा कर देता है, बिकॉज वो नया नया सीख रहा था और अकेले नहीं कर रहा है, आपके साथ ही कर रहा है, बट वो अच्छा काम कर लिया, तो उसको अपने काम के लिए, उसके जो अच्छे काम के लिए आप क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सहानुभूति भी दिखाओगे, प्लस उसको आगे बढ़ने के लिए और भी मोटिवेट करोगे। ठीक है, और क्या करेंगे कि तुम ऐसे ही काम करते रहो, दैट मीन्स द चाइल्ड टू कैरी ऑन होगा, ये चीज़ कैरी ऑन होगा, एल नहीं होगा, कैरी ऑन विद द लर्निंग। ऐसे ही आप आगे बढ़ते चलो लर्निंग के साथ, बच्चों को ये बोलोगे। ठीक है, ये स्टेज गया क्या, आपका एक्विजिशन स्टेज। अब आते हैं फ्लुएंसी स्टेज में, थोड़ा सा ब्लर है बट दिख रहा है। ठीक है, वंस, ये वंस वाला वंस होगा, मतलब वंस जो आपका ONCE होता है, वंस, एक बार बच्चा सीख गया, कोई काम को सीख गया, उसके बाद बच्चे को उस काम में निपुण बनाना है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट।
फ्लुएंसी, ठीक है। वंस द चाइल्ड लर्न्स टू डू द एक्टिविटी, जैसे बच्चा काम सीख जाता है, वी नीड टू प्रैक्टिस, और जस्ट लाइक उसको क्या बोलोगे कि तुम आगे चलो, तुम कर सकते हो, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेन TRAIN होगा, ठीक है। ट्रेन द चाइल्ड टू अचीव ए हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। क्या होता है, बच्चा पहले ना लिखना नहीं जानता था, तो लिखना सिखाया, उसमें जब आगे बढ़ गया तो बच्चे को स्टेटमेंट देना सीखा आपने, फिर स्टेटमेंट जब सीख गया, बुक रीडिंग करवाना सिखाया आपने, बुक रीडिंग जब सीख गया तो बुक से बच्चे को खुद से पढ़ के लिखने के लिए बोला आपने। तो ये काम क्या होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, तो हर एक स्टेप में उसको गाइड करना जरूरी है, और जितना एक स्टेप में वो आगे बढ़ता है, एक्यूरेट होता है, निपुण हो जाता है, उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप में मूव करेगा, ठीक है। इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, तो जितना काम वो अच्छा करेगा, एफिशिएंटली उसका टास्क होते जाएगा, एंड इसको ही बोलते हैं फ्लुएंसी, ठीक है, फ्लुएंसी बोलते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज क्या है, गिव हिम अपॉर्चुनिटीज। देखो, बच्चे को अगर एक्यूरेटली काम करना ही है ना, कोई एक चीज़ को निपुणता के साथ करना ही है, पूरा करना है, तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ देने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, कि तुमको मैंने क्या दिया, कि बहुत सारा समय दिया है, तुम प्रैक्टिस करो, इसको बार बार दोहराओ, रिपीट करो, एंड उससे ही तुम सीख पाओगे। कैन आस्क चाइल्ड टू राइट हिज नेम ऑन द वर्कशीट, किताब में वर्कशीट में दे दो, या फिर नोटबुक में दे दो, या ब्लैक बोर्ड में दे दो। कभी कभी बच्चे को ना डिफरेंट वे से लिखना सिखाना पड़ता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आ जाए, तो बच्चे को ये सिखा दो कि आपने नाम लिखना सीख गया ना, अभी सबके सामने बोर्ड में लिख लिख के दिखाओ, या फिर अपनी कॉपी में लिख के मुझे दिखाओ। तो अगर वो पूरा लिख देता है, देन प्रेज करो, थोड़ा सा मोटिवेट और री करो। अभी क्या है कि पहले स्टेप में मैंने क्या किया था ना, बच्चे को थ्रू आउट बहुत हेल्प किया था, प्रॉम्प्टिंग करके, वर्बल इंस्ट्रक्शन देके, हाँ तुम कर लोगे, ऐसा लिखो, इधर गोल करो, इधर ऐसे लिखो, ऐसा बहुत प्रॉम्प्ट दिया। इस प्रॉम्प्ट को अभी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि बच्चा सीख रहा है, सीख चुका है, आधा से ज़्यादा वो सीख चुका है, तो प्रॉम्प्टिंग कम कर देंगे। सो कैन आस्क चाइल्ड टू राइट हिज नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड और वर्कशीट और नोटबुक, एंड आफ्टर दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्बल प्रॉम्प्ट्स, वर्बल प्रॉम्प्ट्स को कम करो, रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्बल प्रॉम्प्ट्स। गिव फीडबैक एंड रिवार्ड। देखो, रिवार्ड को आप री भी लिख सकते हो। री भी क्या होता है ना, जहाँ पे आप बच्चे को गाइड करने के साथ साथ उसके अच्छे काम के लिए, अच्छे टास्क के लिए आप उसको प्रेज करते हो, कुछ चॉकलेट से, कुछ पॉजिटिव री से, और कुछ नेगेटिव री भी होगा, बिकॉज यहाँ पे बच्चे को आप गाइड कर रहे हो कि और वो बेटर करे, ना कि कोई फिजिकल टॉर्चर, ठीक है, जो कि कमिंग यूनिट के लिए आप पढ़ोगे, ठीक है। सो फीडबैक दो कि कैसा कर रहे हो, क्या कर रहा है, किस में उसको और ज़रूरत है थोड़ा मॉडिफिकेशन या तैयार होना, एंड रिवार्ड देना स्टार्ट करो। चाइल्ड को रिवार्ड दिया, उसके अकॉर्डिंग, उसको जितना अच्छा लगेगा, उसके सुटेबल पॉइंट पे वो काम कर सके, उस अकॉर्डिंग। अभी नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर हिज प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड स्पीड। देखो, जब बच्चा सीखा नहीं रहता है तो वो बहुत स्लो लिखता है, ठीक है, या फिर कोई बात को स्लो बोलता है, क्योंकि उसको वो चीज़ पता नहीं है। जब वो सीख जाता है ना, तो बहुत फास्ट फास्ट बोलना स्टार्ट करता है, स्पीड या स्पीड लिखना स्टार्ट करता है, तो आप वहाँ से समझना कि वो एक्यूरेट हो रहा है। प्लस क्या है ना, एक्यूरेसी ही जानता है ना, तो कोई कोई छोटे छोटे काम में उसको गाइड करो, एंड देखते चलो कि वो टास्क को कैसे कंप्लीट करा है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्यूरेट कितना है। ऐसे ही हम उसके बारे में जान सकेंगे कि उसका प्रोग्रेस कितना हुआ है, ठीक है, कितना तक उसका प्रोग्रेस हुआ है, उसको मॉनिटर करना। ये गया दो पार्ट, ठीक है। पहला हमने किया था क्या, एक्विजिशन, सेकंड हमने किया क्या, फ्लुएंसी। अभी आ जाओ मेंटेनेंस पे, मेंटेनेंस पे, ठीक है। मेंटेनेंस मतलब क्या है कि इसमें बच्चा टास्क करेगा, खुद से काम वो करेगा जो सीख चुका है पहले से, बट विदाउट एनी हेल्प, किसी का हेल्प नहीं चाहिए, विदाउट एनी असिस्टेंस वो करेगा। So during the maintenance stage, the child is expected to perform an activity. बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है ना, बच्चों को यहाँ पे हेल्प किया जाएगा कि तुम टास्क को कंप्लीट करो, परफॉर्म करो। During the maintenance stage, the child is expected to perform an activity with accuracy and fluency without any assistance or support. Without any assistance or support, ठीक है। इस स्टेज पे बच्चे को हम हेल्प करेंगे, किस में हेल्प करेंगे कि तुम, चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड कि वो काम करके देखो, किसी का हेल्प के बिना, किसी का सहायता तुमको नहीं चाहिए, कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, तुम सीख चुके हो पहले से, वो छोटा छोटा काम तुम करके देखो। जैसे कि पहले से वो ABCD सीख चुका, अब जब स्कूल जाता है ना, टीचर उसको लिखने बोलते हैं, तो किसी का हेल्प नहीं चाहिए, वो फटाफट ABCD लिख लेता है और अच्छे मार्क्स लेके आता है। तो ये भी हो गया मेंटेनेंस पे, क्योंकि उसको सिखाया है, पहले से गया हुआ है, ठीक है। एंड दिस स्टेज कंसंट्रेट ऑन मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ लर्निंग। ये स्टेज से आपका स्टार्ट होता है मेंटेन करना, कि इसके ऊपर हम लोग हाई लेवल्स में ही जाएंगे, उच्च स्तर पे जाओगे। तो उच्च स्तर पे रहने के लिए, कुछ समय तक फिक्स रहने के लिए, निर्दिष्ट रहने के लिए ये चीज़ किया गया है, क्योंकि इसके नीचे आप निचले हिस्से में नहीं आओगे, नीचे स्तर पे नहीं आओगे, लो लेवल्स में नहीं आओगे, ऊपर ही जाना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके स्ट्रैटेजीज को देखो।
इसका स्ट्रैटेजी बोलता है कि बच्चे को अगर चेक ही करना है ऐसा कि वो बिना गाइडेंस के कितना कर पा रहा और कितना वो लिख पाया, तो पीरियडिक प्रैक्टिस करवाओ, मतलब कुछ टाइम इंटरवल में, कोई निर्दिष्ट समय काल पे उसको प्रैक्टिस करवाना है। दैनंदिन वो जो भी काम करता है निरंतर वो करते चलेगा, कुछ कुछ समय के अंतराल में, मतलब टाइम इंटरवल में वो करेगा। सो पीरियडिक प्रैक्टिस में आस्क द चाइल्ड टू डू द टास्क ही हैज लर्न बिफोर एंड स्टार्टिंग ए न्यू एक्टिविटी ऑन दैट टॉपिक। देखो अभी बच्चा जो पहले से सीखा हुआ था, जो सीखा हुआ है उसको ही करेगा, बट नए काम के लिए करेगा। मैंने कोई कौशल सीखा है, उस कौशल को मैं अपने नए प्रोजेक्ट में या नए काम में यूटिलाइज करूंगी, यूज़ करूंगी, इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मुझे उस चीज़ का आइडिया है, पहले से मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगी। ठीक। आस्क चाइल्ड टू राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बिफोर टीचिंग सिंगल डिजिट एडिशन। ये एक एग्जाम्पल दिया कि उसको मैं सिखाना चाहती हूँ 2 + 2 = 4। ये सिंगल डिजिट वाला हो गया, ठीक है, हम योग करें ना, तो ये सिंगल डिजिट वाले हो गए। तो इससे पहले बच्चे को सिखाओ कि 1 to 10 कैसे लिखते हैं, उसको पता होगा, क्योंकि वो गलत ना करे कि मैं अगर बोलूँ 2 और 5 को मिलाओ तो वो 5 की जगह पे 10 लिखा होगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए पहले 1 to 10 पूरा उसको आना चाहिए, तो वो पहले से सीखा हुआ है उसको लिख के दिखाएगा, एंड आफ्टर दैट आप सिंगल डिजिट वाले एडिशन या योग समझाओगे और सिखाओगे। द शॉर्ट ऑफ रिविजन हेल्प्स इन रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग द प्रीवियसली लर्न टास्क। देखो ये जो रिवीजन हुआ, छोटा सा एक रिवीजन हुआ ना पूरा अरेंजमेंट का, जो 1 से 10 पहले लिखवा दिया, उसके बाद सिंगल डिजिट वाला टास्क दिया, एडिशन दिया, तो ये जो छोटा सा रिवीजन हुआ उससे वो चीज़ अगर वो माइंड से भूल गया था, फिर से उसके माइंड में आ गया, वो याद कर लिया, रिकॉल कर लिया, रिमेंबर कर लिया। ठीक है, अभी इसके जनरलाइजेशन में चलते हैं। लास्ट स्टेज नहीं है, और भी 2 स्टेजेस हैं, जनरलाइजेशन एंड लास्ट स्टेज आपका एडेप्टेशन। जनरलाइजेशन में क्या है ना, जनरलाइजेशन मींस बीइंग एबल टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर टास्क इन ए डिफरेंट सिचुएशन। अभी तक क्या हो रहा था ना, कोई टास्क सीखा उसी में ही आगे बढ़ रहा था किसी के हेल्प के बिना। अभी क्या है ना, न्यू टास्क सीखेगा, मतलब मेरे पास पहले का नॉलेज है, पहले टास्क का एक्सपीरियंस है, बट अभी हम न्यू टास्क में चलेंगे, नए काम में चलेंगे और नए स्किल पे चलेंगे। तो पहले जो सीखा था कुछ तो हेल्प करेगा ना, क्योंकि उस तरीके से काम करना मुझे आता है। सो जनरलाइजेशन मीन्स क्या हो गया, बीइंग एबल टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर टास्क इन ए डिफरेंट सिचुएशन। उसी टास्क को, उसी टाइप के टास्क को हम डिफरेंट सिचुएशन में और कोई अलग अवस्था में करके दिखाएंगे कि हाँ मुझे आता है। अभी तक नए काम नहीं आए हैं, बट नया अवस्था आया है, तो उस हिसाब से आप जो नया सीखा था, पहले से सीखा था, उसको व्यवहार कर सकते हो। ठीक है, with objects different from the one using before, it is called transfer of training। देखो आपने जो पहले से सीखा था, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन के लिए आप जो पहले से सीखे हो डिफरेंट सिचुएशन में और अलग अलग अवस्था में उसको इस्तेमाल किया, सो किसके साथ किया, विद ऑब्जेक्ट्स, कोई भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं तो छोटे छोटे जो उद्देश्य होंगे उसके साथ किया डिफरेंट फॉर्म में, और उसके बाद उसको आपने क्या किया, ट्रांसफ़र किया कि एक चीज़ में सीखा हुआ काम दूसरे अवस्थाओं में भी इस्तेमाल हो सकता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। स्ट्रैटेजीज क्या बोलते हैं ना, वी लर्न टू जनरलाइज ये लर्न टास्क। हम जानना चाहते हैं कि हम पहले से क्या सीखे हैं, कितना सीखे हैं, और उसको आगे कैसे लेके जाए दूसरे अवस्थाओं के लिए। हमारे डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज़रूरत पड़ता है, एंड पता है ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे आपने कुकिंग सीखा हुआ है ना, अभी आप किसी के घर गए और देखा भी अवस्था बहुत ख़राब है, परिस्थिति बहुत ख़राब है, या फिर सिचुएशन इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ, सो आप क्या करते हो, लग पड़ते हो वहाँ पे कुकिंग करना, क्योंकि आपको पता है पहले से। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिचुएशन हो गया, तो इसलिए डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों को हैंडल करना पड़ता है, या बच्चे वहाँ पे काम करते हैं। और जो बच्चे अपना दिमाग और उसका बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को समझ नहीं पाता या संभाल नहीं पाता, उसको सेरेब्रल पल्सी बोलते हैं, सेरेब्रल पल्सी बोलते हैं। तो हाउ विद द सम चिल्ड्रन विद द सेरेब्रल पल्सी, जिन बच्चों को सेरेब्रल पल्सी है उनको जनरलाइज करना डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कोई भी काम जो पहले से सीखा हुआ था फिर से रिकॉल करके नए सिचुएशन में या अलग सिचुएशन में करना उनके लिए कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है। प्लान एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व रीडिंग नंबर रिटन इन डिफरेंट वेज। हम ऐसे प्लानिंग करेंगे एक्टिविटीज़ को, कोई काम को, जैसे पढ़ना, नंबर रिटन करना इन डिफरेंट वेज में और डिफरेंट बैकग्राउंड्स में भी। ठीक है, अभी लास्ट स्टेज में आते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या है, वंस, ये भी वंस होगा, ONCE, ठीक है, वंस, जैसे कि बच्चा सीख जाता है, वंस द चाइल्ड इज एबल टू जनरलाइज, अभी जनरलाइज करना सीख गया कि ये काम मैंने पहले सीखा था, दूसरे सिचुएशन में, दूसरे परिस्थितियों में वही काम करना है मुझको, तो उसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से मुझे पता है कि क्या करना है। अभी एडाप्टेशन में जो पहले से सीखा था उसको हम क्या करेंगे, किसी के हेल्प के बिना दूसरे काम में यूटिलाइज करेंगे। समझ आए,
वंस दैट चाइल्ड इज एबल टू जनरलाइज, मुझे आइडिया मिल चुका है मुझे कैसे करना है, अभी उसको बोला जाएगा जो पहले से सीखे हुए हो, प्रीवियसली लर्न स्किल है, उसको आप यूज करो न्यू एप्लीकेशन में, मतलब नए काम में, विदाउट असिस्टेंस। पहले तो असिस्टेंस किसी के हेल्प से कर रहे थे, अभी किसी के हेल्प के बिना करके दिखाना है। एंड दिस स्टेज इज नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज। खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, मतलब जो भी कठिनाई होगी उसका निर्वाह करेंगे, ठीक है, दूरीकरण करेंगे, कठिनाइयों के दूरीकरण करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ईच ऑफ दीज 5 स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये जो 5 स्टेजेस हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिकली चलता है विदाउट इंटरवेंशन। मतलब आप सोचते होंगे कि अभी मैं जनरलाइजेशन स्टेज पे हूँ, वैसा नहीं सोच सकते, मतलब एक के बाद एक ही खुद खुद चलते रहता है, एंड ये ऑटोमेटिक है, आपके दिमाग में ही चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है। एंड ऐसे ही हम ऑटोमेटिकली प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंटरवेंशंस नहीं है, कोई भी गैप नहीं होता, अंतराल नहीं होता है, इंटरप्शंस भी नहीं है। स्ट्रैटेजीज देख लो क्या क्या है। द नॉन डिजेबल्ड चाइल्ड, जो कि मतलब डिजेबल्ड नहीं है, लर्न्स मच बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। देखो नॉन डिजेबल्ड चाइल्ड क्या होते हैं, मतलब उनको चलने फिरने में अगर प्रॉब्लम है तो देख के तो समझ सकते हैं, देख के समझ सकते हैं, तो उन बच्चों को कोई कठिनाई नहीं होता, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अवलोकन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन को अवलोकन बोलते हैं, अवलोकन के थ्रू और द्वारा वो जल्दी से सीख लेते हैं, ठीक है। एंड इज मोटिवेटेड टू ट्राई हिज न्यूली लर्न स्किल इन अदर सिचुएशन, एंड उनको बताना चाहिए कि तुमने जो अभी सीखा तो नए सिचुएशन में, नए परिस्थिति में करके दिखाओ। नेक्स्ट क्या है, एप्रोप्रिएट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखो अभी कोई बच्चा अगर अच्छा काम करता है तो उसको रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा, रिवार्ड, प्रेजिंग, कोई गिफ्ट और कुछ ऐसा चीज जिससे वो मोटिवेट होके आगे बढ़ सके। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज ऑल्सो नीडेड टू सिचुएशन और टू सस्टेन द मोटिवेशन, मोटिवेशन को पकड़ के रखे और आगे बढ़ते जाए। सो एज टू कंप्लीट लर्निंग, तो हमें पूरा लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, अधिगम के प्रक्रिया को जानने के लिए और उसके साइकिल को, उसका जो पूरा साइकिल है उसको पूरा अंत करने के लिए क्या चाहिए ना, आरंभ से एक्विजिशन स्टेज से लेके एडेप्टेशन स्टेज तक पूरा जाना पड़ेगा, एक्विजिशन स्टेज से लेके एडेप्टेशन स्टेज तक पूरा जाना पड़ेगा, ये पूरा है, ठीक है। आई होप समझ आया हो आपको। दिस इज अनदर लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट यूनिट, ठीक है, पहला यूनिट का ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंडिविजुअल डिफरेंस पहले से पढ़ चुके हो, उसी नोट्स के ऊपर स्टिक करना, आगे बढ़ना। एंड बुक के अकॉर्डिंग ना इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत लेंदी कर दिया गया है, तो उतना मत जाना, जितना दिया गया है उतना करो, बेटर रहेगा, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस ऐसा क्वेश्चन है जो कि दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है या लॉन्ग में भी आ सकता है। और रहा बाकी जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके साथ हम थ्योरी में भी मूव करेंगे, क्योंकि कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, पीयर ट्यूटरिंग एंड ग्रुप लर्निंग, ठीक है, थोड़ा सा मुझे लिखवाना है, बच्चों को मैं लिखवा दूँ, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, बट उससे पहले तो टाइम हमें मिल जाएगा, तो यूनिट 2 में हम मूव करेंगे, यूनिट 2 में हम मूव करेंगे थ्योरीज के साथ, ठीक। तो अभी के लिए आपका काम क्या है, फैक्टर्स, तो क्या लिखा गया, फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लर्नर्स, पहले लर्नर के साथ क्या है, फिर लर्नर्स के साथ देखो, जैसे कि 2 टाइप के फैक्टर्स मैं मेंशन करती हूँ कि इंटरनल हो सकता है एंड एक्सटर्नल हो सकता है, तो यहाँ पे उतने पॉइंट्स को एलैबोरेट नहीं करना है, क्योंकि आप भूल जाओगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं बच्चों के साथ एसोसिएट होते हैं, मैं ओवरऑल पहले बता रही हूँ आपको, जस्ट लाइक मोटिवेशन, रेडीनेस एंड विल पावर, एबिलिटी ऑफ द लर्नर, सीखने का चाहत जो है, एबिलिटी है, क्षमता जो है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन अचीवमेंट, बच्चे को जितना सिखाओगे ना, वो लर्निंग, जितना वो मोटिवेट होगा, अट्रैक्ट होगा, उतना वो आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसके बाद अटेंशन, वो कोई भी चीज़ को सीखने के लिए कितना तत्पर रहता है या अटेंटिव होता है। सपोज आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज अराउंड आप 300 स्टूडेंट्स हैं, एंड आउट ऑफ दैट ओनली 101 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, सो दैट मीन्स आप में के, मतलब आप में से ही और कुछ बच्चे होंगे जो अटेंटिव है, कुछ बच्चे हैं कि नोट्स चाहिए, कुछ बच्चे हैं सिर्फ क्लास अटेंड करना है, तो इनका वेरिएशंस है, ठीक है। सो अटेंटिव होना और क्लास में प्रेजेंट होने के अंदर बहुत डिफरेंस है, ठीक। अटेंटिव ऑलवेज सीखना है, जो बोला जा रहा है उसको माना जाता है, और पूरे चीज़ों को ग्रास्पिंग करना और पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है अटेंशन में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जनरल हेल्थ कंडीशन ऑफ द लर्नर, हेल्थ कंडीशन आ गया तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। हेल्थ कंडीशन, खाने का कुछ भी इश्यूज आया, सपोज कोई बच्चा बहुत बीमार रहता है थ्रू आउट 1 ईयर 2 ईयर्स, वो बीमार ही रह रहा है, तो कितना पढ़ सकता है, वो पढ़ नहीं पाएगा। और कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट अंधे हैं, कुछ बच्चों को आंखों में इशू है, एक आंख से वो कमजोर है, या फिर दोनों आंख से वो दूर की चीज़ों को देख नहीं सकता या पास की चीज़ों को देख नहीं सकता, तो इसमें भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ हो सकता है, जैसे कि कोई एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो वो कैरेक्टर। मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, कभी कभी बॉडी में मैच्योरिटी आ गया है बट माइंड में नहीं आया है, और कभी होता है माइंड मैच्योर है बट बड़ा नहीं हुआ है, छोटा ही है अभी तक, तो उसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होता है।
देन फैक्टर्स एस रिलेटेड टू लर्निंग मटेरियल, देखो पढ़ने के लिए ना दो चीज इंपॉर्टेंट है, लर्निंग तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके फैक्टर्स हैं ही, उसलिए लर्नर्स का आया, उसके साथ लर्निंग मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मन नहीं रहता है पढ़ाई में, ठीक है। जस्ट लाइक मेथड्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। अभी देखो पार्ट वर्सेस होल लिखा गया, कभी कभी लगता है ना चीज़ों को छोटा छोटा करके पढ़े, कभी कभी लगता है कि एट ए टाइम बच्चों को बता दे और खत्म हुआ मेरा काम, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स होता है लर्नर्स के लिए। स्पेस्ड वर्सेस अनस्पेस्ड मेथड, मतलब देखो गैप छोड़ छोड़ के पढ़ाना, गैप रख के पढ़ाना, और सडन सडन फ्रिक्वेंटली लगातार पढ़ाना, इसमें भी याद नहीं रहता। रिसाइटेशन और रिपीटेशन, कोई बोलता है कि रिसाइट कर दो, जैसे ना रटना, वन काइंड ऑफ मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, रिसाइट कर रही हूँ या पोएम बता रही हूँ, एंड आप सुनते हुए उसको याद रखते चल रहे हो, रटते जा रहे हो। एंड रिपीटेशन क्या होता है, प्रैक्टिस, रिपीटेशन क्या होता है, प्रैक्टिस, हमेशा चलते जाएगा। ओवर लर्निंग क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि ओवर लर्निंग आपको बेटर मेमोरी देता है और याद रखने के लिए हेल्प करता है। फिर से पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको हेडिंग्स बता रही हूँ अच्छे से। नॉलेज ऑफ द रिजल्ट्स एज फीडबैक, अच्छा कभी भी आप कोई भी एग्जाम्स देते हो, कोई भी टेस्ट देते हो, या कोई भी टास्क करके आए हो, आपको करने में इंटरेस्ट कब लगता है, जब वो आपका कॉपी चेक होता है या फिर आपको फीडबैक मिलते हैं और अच्छे खासे रिजल्ट्स आते हैं, तब जाके आपको अच्छा लगता है कि नहीं फीडबैक मिल रहा है तो मैं और भी पढ़ूंगा, तो मुझे नॉलेज और मिलेगा और आगे बढ़ूंगा और मुझे और सपोर्ट मिलते जाएगा। गुड फिजिकल एटमोस्फियर, ऑलवेज याद रखना आपका एटमोस्फियर अच्छा होना चाहिए, जो पर्यावरण है, ठीक है, एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए जो कि आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। अभी हिंडर्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग को रोकने के लिए कौन से कारक है, बाधाएं हैं, देखो इंटेलेक्चुअल फैक्टर, आपका खुद का ही दिमाग, बौद्धिक विकास आपको रोक देता है कभी कभी, कभी कभी ये होता है कि आप कमजोर पड़ जाते हो दूसरे बच्चों के नाते, तो ये सब पॉइंट आएगा। लर्निंग फैक्टर्स है, लर्निंग के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए, वो प्रॉपर नहीं मिला, टीचर्स प्रॉपर नहीं मिले, या स्कूल का करिकुलम अच्छा नहीं है, फेल्यूर रह रहे रीडिंग में, ये सब आएगा। फिजिकल फैक्टर्स, आपका बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगे, आइदर खाने रिलेटेड हो गया, खाने की वजह से आप कमजोर हो गए हो, वीक हो रहे हो, और विजुअल फिजिकल डिफेक्ट्स हो गए, बॉडी पार्ट्स आपके ठीक नहीं है या फिर एक पार्ट खराब हो चुका है, तो आप बहुत ही वीक रहेंगे। और आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आप डिस्टर्बेंसेस भी रह रहे हो, तो ग्लैंडुलर इफेक्ट भी हो सकता है। इतने सारे पॉइंट्स हैं। मेंटल फैक्टर एक दिया गया है, इमोशनल सोशल फैक्टर्स, एंड टीचर पर्सनालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टीचर्स का पर्सनालिटी लर्निंग फेज में। टीचर अगर अच्छा रहे ना, कोई भी इशू हो आपको वो रिजॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम 70-80% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाता है अगर टीचर पर्सनालिटी अच्छा रहा, बिकॉज हम उनके साथ ही स्टिक होते हैं कुछ सालों के लिए, और वो जैसा चलाते हैं हम लोग वैसे चलते जाते हैं उनके गाइडेंस के थ्रू, ठीक है। तो उनसे मोटिवेट भी हो रहे हैं, उनके पर्सनालिटी से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, जो आपके सराउंडिंग में आएगा, इतना पोर्शन हमें पढ़ना है, आपके फैक्टर्स में इतना लिखना है आपको, 4 पेज का नोट्स दिया गया है, हिंदी में भी ट्रांसलेट हो गया है, अगर एक आध वर्ड्स इधर उधर मिसिंग हो तो उसको चेक करके लिखना, ठीक है। इसी का ही ट्रांसलेशन दिया है हिंदी में, ठीक। वॉइस आ रहा है ना प्रॉपर, बता दो, वन आफ्टर अनदर पढ़ेंगे। फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लर्नर, जो कारक लर्नर के साथ जुड़ा हुआ है, विद्यार्थियों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको पहले देखो। सो लर्नर इज अ फोकल पॉइंट, पता है मतलब केंद्र बिंदु, फोकल पॉइंट मीन्स केंद्र बिंदु, किसके, एनी लर्निंग के लिए, कोई भी चीज़ सीखना हो तो अगर लर्नर ही नहीं रहेगा, मतलब विद्यार्थी ही नहीं रहेगा, तो आप सीख सकते हो क्या, या सिखा सकते हो किसी को, नहीं। तो इसलिए विद्यार्थी केंद्र बिंदु है कोई चीज़ को अधिगम करने के लिए और सीखने के लिए, ठीक है। विदाउट लर्नर देयर कैन नॉट बी लर्निंग, मतलब लर्नर के बिना लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है, सीखना पॉसिबल ही नहीं है। चलो, द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लर्नर्स, कुछ फैक्टर्स के बारे में बता रही हूँ जो कि लर्नर के साथ जुड़ा हुआ, विद्यार्थियों के साथ जुड़ा हुआ है जो सीखना चाहते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज अ मोटिवेशन, पहला चीज क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन ना एक इंसान को जीरो से हीरो बना सकता है, याद रखना, मोटिवेशन एक इंसान को जीरो से हीरो बना सकता है, एक अपाहिज इंसान भी आगे बढ़ के बहुत बड़ा कुछ कर सकता है जो कि नॉर्मल पर्सन भी नहीं कर सकते थ्रू मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा कारक है, जो काम आपको लगता होगा आप कमज़ोर हो उस चीज़ में, उसी चीज़ को आप करके दिखाओगे 10 गुना इफेक्टिव वे में, और प्रभावित करोगे लोगों को मोटिवेशन के थ्रू। तो इसलिए मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विदाउट मोटिवेशन वन कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन देयर ग्रोथ, उनके ग्रोथ में वो आगे ही नहीं बढ़ सकते, उनका विकास कुछ भी में नहीं हो सकता, क्योंकि वो वीक ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है उनसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। मतलब जितने कारक है ना, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारकों में से एक है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट कारकों में से एक है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है और क्या है ना, इंपॉर्टेंट हो गया इन्फ्लुएंसिंग द लर्नर। इफ द लर्नर हैज नो मोटिवेशन, अभी बताया, अगर लर्नर के पास मोटिवेशन नहीं है सीखने का, सो एनी अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी फुटाइल, ठीक है। फुटाइल बोला गया मतलब
वर्दी नहीं होगा, वर्थलेस हो जाएगा, मैं जितना भी मेहनत कर लूँ आप लोगों के पीछे। ठीक है, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो क्लास कभी अटेंड नहीं करेंगे और एग्जाम से पहले मैम नोट्स सेंड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उसमें उसको जितना भी दे दिया जाए, आइदर वो 4-5 पेज मतलब पेपर्स में पास करेगा, एक पेपर 2 पेपर में बैक लगाएगा। तो ये चीज़ होता है एक कंसिस्टेंसी रीडिंग और अपने ऊपर भरोसा रख के पढ़ना कि मैं कर लूँगा, सारा कुछ हो जाएगा और डिटेल्ड करके देखूंगा, जितना मैं अच्छा करूँगा उतना ही मेरे चांसेस रहेंगे कम फेल होने के। सो यही बोला गया। इन एडिशन टू मोटिवेशन के साथ साथ और क्या है देखो ना, मोटिवेशन के साथ साथ इन एडिशन टू मोटिवेशन द लर्नर शुड हैव ए डेफिनाइट गोल। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, लर्नर्स का एक लक्ष्य होना चाहिए, एंड इट विल डायरेक्ट द इंडिविजुअल अप्रोप्रिएटली एंड हेल्प हिम अचीव द गोल। एंड मोटिवेशन ही क्या करता है ना, आपको डायरेक्ट करता है कि आगे बढ़ो, रास्ता आगे ही है, सामने ही है, तुम कर लोगे और तुम्हारा गोल तुमको मिल जाएगा। इतना पॉइंट बोलता है मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं रेडीनेस, तैयार हो जाना, हमेशा तत्पर रहना कि हम कर लेंगे, मैं तैयार हूँ, कंप्लीटली रेडीनेस। एंड विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो जब वीक हो जाता है ना कि अरे जॉब नहीं हुआ, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, नहीं होगा। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि अपने 40s के एज में भी अपना करियर बनाते हैं, मे बी उनको कुछ चांसेस नहीं मिला होगा या गवर्नमेंट भी इशू कर रहा है, तो ठीक है, हम पढ़ सर के ऐसे कुछ बनेंगे जो कि लेट होने से भी, अगर मुझे हर एक साल जॉब में करता तो मुझे सपोज थिंक कर लो कि 10 लाख या 6 लाख 10 लाख के अंदर मैं कमाता। ठीक है, मैं 10 साल के बाद ही मुझे जॉब मिला, बट उस टाइम पे अगर मुझे अच्छा खासा बड़ा जॉब मिल गया जहाँ पे मेरा सैलरी एक ही महीने का होगा 2-3 लाख, तो हो गया ना मेकअप। सो इसलिए विल पावर को कभी भी कमज़ोर नहीं करना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो हर एक काम इंपॉर्टेंट होता है, और उसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपका गोल चाहिए फिक्स, एंड प्लस विल पावर, प्लस आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए आप कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको मुकाबला कर सको। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग विल पावर इज ऑल्सो एसेंशियल। स्ट्रॉन्ग विल पावर आपका दृढ़ जो मन शक्ति होता है ना, मतलब आप दिमाग में सोच के रखे हो, हाँ हमें यहाँ से कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं चेंज नहीं होऊंगा, या फिर मुझे कोई भी चीज़ का मुश्किल नहीं होगा, मैं जैसे भी करके करके दिखाऊंगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है ये एसेंशियल है ओवरकम करने के लिए हडल्स को, प्रॉब्लम्स को हडल बोला गया है यहाँ पे, उसको ओवरकम करने के लिए, या प्रॉब्लम्स को जो बाधाएं हैं विघ्न हैं उसको क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए। रेडीनेस विल हेल्प टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन लर्नर। आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाएगा, दृढ़ मनोशक्ति के साथ साथ आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि मैं कुछ भी कर लूंगा, हाँ मुझसे ही हो पाएगा, मैं ही करूंगा। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एबिलिटी ऑफ द लर्नर। लर्नर का एबिलिटी क्या है, दिस रेफर टू द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्या बताता है, आपका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को आप बोल सकते हो बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास, मैं नहीं बोल रही हूँ मानसिक विकास। मानसिक विकास मतलब आपका दिमाग का विकास हुआ, बट मैं बोल रही हूँ दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बुद्धि होता है, समझदारी होता है, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, बहुत पॉइंट होते हैं। मैंने बोला इंटेलेक्चुअल विकास, आईक्यू लेवल का पढ़ना, और क्रिएटिविटी का बढ़ना, एप्टीट्यूड, कोई भी चीज़ को सॉल्व करने का कैपेसिटी बढ़ना, और अदर सच अदर एबिलिटीज़ नेसेसरी फॉर द लर्निंग। आपके और जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो भी चाहिए आपके लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इंटेलिजेंस एनेबल्स द लर्नर टू लर्न बेटर एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। इंटेलिजेंस आपका जो बुद्धि है वो आपको किस में हेल्प करता है, कि लर्नर्स को हेल्प करता है कि अच्छे से और भी सीखे, लर्न करे बेटर वे में, अंडरस्टैंड करे चीज़ों को अच्छे से, और उन दोनों के अंदर जो रिलेशन है, सपोज सोच लो कि हमें अच्छे से सीखना भी है और अंडरस्टैंड भी करना है, सीखने के बाद हम उसको समझेंगे भी, इन दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है वो इंटेलिजेंस के थ्रू पॉसिबल होता है। इट इंक्लूड्स बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, दोनों चीज़ को लेता है, मतलब जनरल मतलब सामान्य रूप से भी जो चीज़ें हैं, और विशिष्ट रूप से भी जो चीज़ें हैं, दोनों को अटैच करके वो आगे लेता है स्पेसिफिक एरिया ऑफ लर्निंग के लिए, कोई एक निर्दिष्ट पॉइंट पे या फिर निर्दिष्ट केंद्र में क्या करने के लिए, सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, लेवल्स ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट। अभी अचीवमेंट के ऊपर बात करेंगे, क्या है ना, लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एस्पिरेशन। ठीक है, टू अचीव, आपके अंदर कितना इच्छा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आपको ये अचीवमेंट चाहिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कुछ दिनों के बाद उनका इच्छा शक्ति ना दूसरे दूसरे चीज़ों में चलते रहता है, तो उतना नहीं, कोई काम करना है तो उसी पे ही फिक्स करो पहले, जितना टाइम आप ट्राई करना चाहते हो उसी में ही आप जोरदार से फिक्स करो कि मैं उसी पे ही रहूँगा, वो मेरा लेवल है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन है, मैं उसी के पीछे भागना चाहता हूँ एंड उसी को पाना चाहता हूँ। एंड इफ द एस्पिरेशन लेवल इज हाई, अगर आपका एस्पिरेशन लेवल बहुत ऊंचा है, ठीक है, हाई है, सो लर्नर विल वर्क हार्ड। तो तब क्या पता चलेगा कि लर्नर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, वर्क हार्ड एंड अचीव मोर।
तभी जाके आपका अचीवमेंट में क्या होगा, जितना आप अच्छा और ज़्यादा काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, स्ट्रांगली काम करोगे, उतना आपका अचीवमेंट भी अच्छा होगा। हाउएवर अगर एस्पिरेशन लेवल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द एबिलिटी ऑफ द लर्नर, तो इससे क्या पता चला, जितना भी आपका एस्पिरेशन लेवल है वो लर्नर्स के एबिलिटी के साथ ही चलता है। अगर लर्नर एबल्ड है बहुत ज़्यादा तो उसका एस्पिरेशन लेवल हाई है, अगर लर्नर्स एबल नहीं है तो उसका एस्पिरेशन लेवल भी लो रहेगा। अदरवाइज इट मे इफेक्ट नेगेटिवली ऑल्सो। देखो अभी सपोज आप ना बार बार फेलुअर हो रहे हो, मैं भी होती हूँ फेलुअर, एवरी डे होती हूँ, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो नेगेटिव को माइंड में रखना ही नहीं है। मे बी एक दिन सबसे ऊपर हम लोग ही रहेंगे, ठीक है, मेहनत करते चलो, वही चीज़ बताया गया, मेहनत करते चलो। तो अदरवाइज ये आपको नेगेटिवली इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा, आप खुद को ही बोलोगे नाकामयाब रहे, कमज़ोर रहे, और जस्ट लाइक इन्फीरियर फीलिंग करना स्टार्ट किया, अरे मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, उसके साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, तुलना मत करो, तो ये चीज़ आएगा। एट टाइम्स द लर्नर मे नॉट रियलाइज हिज एबिलिटी, उस टाइम पे लर्नर को पता नहीं रहता है कि उसका एबिलिटी कितना है, वो कितना कर सकता है, और कीप लो लेवल ऑफ एस्पिरेशन, मतलब उसका एस्पिरेशन लेवल क्या है, बहुत ही लो है अचीवमेंट के मामले में, कि मुझे कुछ नहीं मिलता, एंड विच इज़ ऑल्सो टेंडेंसी टू बी रेक्टिफाइड, उसी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाइड करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तब जाके लोग आगे बढ़ेंगे। वरना बहुत लोग, अब क्लास 10 का एग्जाम चल रहा है, यू नो दैट, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उनको डर लगा कि मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए कितने बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया, सोचो। सो लो एस्पिरेशन लेवल्स की वजह से कुछ भी नेगेटिव स्टेप हम लोग ले सकते हैं, इसलिए हमेशा कुछ ना समझ के काम नहीं करें, और आगे बढ़ने के लिए हाई एस्पिरेशन रखें, इतना चाहिए लर्नर्स के लिए। नेक्स्ट, अटेंशन। लर्नर मस्ट लर्न टू कंसंट्रेट हिज अटेंशन ऑन लर्निंग, ऑलवेज स्टिक करके रखना कि मुझे पढ़ना है, हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, इतना याद रखो बस, और करते चलो अपना काम। याद मत रखना कि मुझे रिजल्ट ऑलवेज हाईएस्ट लेवल में चाहिए, वो सारे मोटिवेशन है कि मैं देखता हूँ कि 4 महीने के बाद मैं एग्ज़ाम दूंगा और उसमें मैं बहुत अच्छा मार्क रखूंगा, तो उसके लिए मेहनत हाथ से ही करना है, एवरी डे करना है। एवरी डे लर्निंग करोगे तो वन काइंड प्रैक्टिस में आएगा, और उसी से आप एक दिन अच्छा मार्क्स लाओगे और अच्छा कुछ करके दिखाओगे। तो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि अटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपने लर्निंग को अटेंशन दिया एवरी डे के लिए, इसलिए आपने जल्दी सीख लिया और आगे बढ़ने में हेल्प हो रहा है। अटेंटिवनेस हेल्प टू ग्रास्प लर्निंग मटेरियल ऑल्सो, जब आप अटेंटिवनेस स्ट्रॉन्ग रहता ना आपका, तो आप ना बहुत सारी चीज़ों से पढ़ना स्टार्ट करते हो। ऐसा नहीं है जब आपको अटेंशन देना ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, बस एक चीज़ से पढ़ के रख दोगे, हाँ मुझे समझ आ गया, मैं पढ़ लिया, ख़त्म, मैं क्लास नहीं करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हो गया। जब आपको और सीखना रहता है, कुछ अच्छे वर्ड सीखने रहते हैं, तो 2-4 जगहों से और पढ़ते हो, जैसे कि वो चीज़ आपका बेस्ट हो जाए, ठीक है। तो अटेंशन, जितना आप अटेंटिवनेस रखोगे उतना ही आपका लर्निंग मटेरियल भी अच्छा मिलेगा, या फिर आप लर्निंग मटेरियल को पकड़ने में हेल्प करोगे। डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन अफेक्ट्स लर्निंग, अगर अपने अटेंशन से बिगड़ जाते हो, अपना फोकस पॉइंट से हट जाते हो, तो ऑब्वियस है आपका लर्निंग भी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जनरल हेल्थ कंडीशन ऑफ द लर्नर, लर्नर का हेल्थ कंडीशन अभी बोला था, जनरल हेल्थ इंक्लूड्स, नॉर्मली हेल्थ मतलब क्या होता है, जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द लर्नर, आइदर हम बॉडी से बीमार होंगे या फिर दिमागी बीमार होंगे, ठीक है, ये दो चीज़ में ही हम क्या होता है लर्निंग से मतलब क्या हो जाता है, लर्निंग हमें बर्डन लगता है और लर्निंग को हम अवॉइड कर देते हैं, अधिगम करना ही नहीं चाहते, उसको हम बोलते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हमें नहीं करना, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इतना बोलते हैं। द लर्नर शुड हैव गुड फिजिकल हेल्थ, अगर एक लर्नर का, विद्यार्थी और जो भी सीख रहा है उसका क्या है, हेल्थ इफेक्ट्स, फिजिकल हेल्थ जो भी है उसका अच्छा है, ठीक है, रुको 1 सेकेंड, फिजिकल हेल्थ उसका अच्छा है तो वो अच्छे से पढ़ेगा। अगर ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स है, मतलब ऑर्गन्स में डिफेक्ट है, कोई भी अंग उसके खराब है और अंग नहीं है, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो गया, अंधापन, मायोपिया, मतलब आपको ना जैसे बोला जाता है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये दूरदृष्टि में प्रॉब्लम हो गया, और निकटवर्ती जो भी दृष्टि होता है उसमें प्रॉब्लम हो गया, वो चीज़ों में। डिफनेस, बहरा, मतलब सुन नहीं पाता अच्छे से। पैरालिसिस, बॉडी का एक पोर्शन या बोथ पोर्शन, मतलब जस्ट लाइक हिल नहीं रहा है, और उसमें जो इंद्रिय है, स्नायु है या फिर नर्व्स हैं, काम नहीं करते। म्यूटिज्म, आप एक एनवायरनमेंट में रह के पढ़े हो, सडनली दूसरे एनवायरनमेंट में चले गए, आपका माइंड चेंज हो जाता है, या फिर लोग आपको इफेक्ट कर देते हैं उनके बातों से। सीवियर हैंडीकैप्डनेस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, आपके 2 पैर भी नहीं है, 2 हाथ भी नहीं है, ऐसे लोग भी रहते हैं, या फिर आप एक कान से सुन नहीं पाते या दोनों कान से सुन नहीं पाते हो, अंधे भी हो, तो इनमें प्रॉब्लम है, सीवियर है, तो एटसेट्रा, ये सारी चीज़ आपको अफेक्ट करता है आपके लर्निंग में। प्रॉब्लम्स इन सेंस ऑर्गन्स आपके, जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, 6 सेंस ऑर्गन्स हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है, किस लिए, परसेप्शन के लिए, कोई चीज़ को ग्रहण करने के लिए। सोचो अगर ये इम्प्रॉपर रहे, मतलब प्रॉपर है ही नहीं आपका, जैसे होता है बहुत लोगों को ना
टेस्ट वर्ड है, टंग है, जीवा है, बट वो टेस्ट नहीं जान पाते। कुछ लोग हैं आंखों से देखते हैं बट कभी कभी आंख खराब नहीं है फिर भी ब्लर देखते हैं, धुंधलापन रहता है। सुनने में कभी कभी कुछ लोग ऊंचा सुनते हैं, कान खराब नहीं होता बट ऊंचा सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें भी हैं क्योंकि सेंस ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहा। क्रोनिक इलनेस मतलब सीवियर बीमार, मतलब बहुत ज्यादा बीमार हुआ। ठीक है, इलनेस, ये सबसे क्या होगा ना, आप बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो जाओगे, वीक फील करोगे, आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, खाने में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कहीं जाने में इंटरेस्ट नहीं, बस आप सोए पड़े रहोगे या एक जगह पर बैठे रहोगे। तो ये सब भी आपका क्या है, कंडीशंस हैं, हेल्थ कंडीशंस हैं, जो कि स्वास्थ्य अगर खराब रहा तो आपका पढ़ाई भी नहीं हो सकता। इन एडिशन टू फिजिकल हेल्थ, ये फिजिकल हेल्थ के बारे में बोला, सोचो अभी मेंटल हेल्थ के दिमाग के ऊपर चलता है। सो मेंटल हेल्थ ऑफ द लर्नर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम्स, माइनर मेंटल प्रॉब्लम्स, देखो एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम्स मतलब सपोज बहुत लोग बोलते हैं ना कि ठीक है अभी प्रॉब्लम है, अभी मत पढ़ाई करो, 2-4 साल बाद पढ़ लेना। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, हम तब के लिए सोच लेते हैं कि चलो पैसे का इशू नहीं है तो पढ़ लेना चाहिए। एक्चुअली अगर इशू है और पढ़ाई छोड़ रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। क्यों बोलो, उसके माइंड में चल पड़ा है अभी 4 साल के लिए कि वो कैसे जॉब करेगा, इनकम करेगा, सडनली फिर से स्विच नहीं कर सकता पढ़ाई में, उसको टाइम चाहिए रहेगा। 4 साल की जगह पे उसको और भी 2 साल एडिशन में चाहिए होगा फिर से पढ़ाई में घुसने के लिए। ये प्रॉब्लम होता है, जो लोग बहुत सालों के बाद पढ़ाई फिर से स्टार्ट करते हैं, ये इशू भी है, ये एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। कभी आप नए सिचुएशन में जाके पढ़ रहे हो या नए एनवायरमेंट में जाके पढ़ाई करो तभी प्रॉब्लम आता है। माइनर मेंटल प्रॉब्लम्स, और भी ज़्यादा माइनर मेंटल प्रॉब्लम्स, ये हम सबको होता है, कभी कभी छोटी छोटी बातों में हम टेंशन ले लेते हैं, वरी हो जाते हैं, एंजाइटी आ जाता है, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये कम्प्लेक्सेस, जो भी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, हम छोटे हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, और नेगेटिव और क्या होता है, ब्रेन वॉश कौन कर देता है, ये सोसाइटी वाले, यही आपको क्या कहते हैं, आपके पढ़ाई को इफेक्ट करता है। ठीक है, मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, अभी बॉडी मैच्योर होने वाला है जिस टाइम पे, मैचुरेशन एंड लर्निंग गो हैंड इन हैंड, मतलब दोनों ना हाथ पकड़ के चल रहा है, साइड बाय साइड, जैसे आपके 2 हाथ हैं, एक तरफ सोच लो मैचुरेशन चलता है तो एक तरफ आपका लर्निंग चल रहा है। एंड वी लर्न थिंग्स ओनली अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी ऑफ आवर बॉडी, हम चीज़ों को तभी सीखते हैं जब हमारा बॉडी मैच्योर हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ज़्यादा ज़्यादा सीखना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड ऑफ 6 months, देखो एक छोटा बच्चा जो 6 महीना का है, वो क्या बाईसाइकिल चला सकता है? नहीं, वो जितना भी उसको ट्रेनिंग दे दो, वो 6 महीना का है, बस छोटा है, वो नहीं कर सकता, बिकॉज इट रिक्वायर्स मसल्स और मॉस्कुलर और फिजिकल मैच्योरिटी ऑल्सो। उसके लिए क्या चाहिए, मॉस्कुलर मसल्स के मैच्योरिटी भी चाहिए और बॉडी फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए साइकिल चलाने को, इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, क्या हम इतना क्लियर है? फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग मटेरियल, ये पोर्शन आज कंप्लीट करेंगे देन जाएंगे। मैं आपको फ्री टाइम दे रही हूँ, कोई बात नहीं, 9 बज गया, आई नो दैट, फ्री टाइम दूंगी। ठीक है, वेंसडे को, वेंसडे थोड़ा सा मैं फ्री रह जाऊंगी, जो शाम की तरफ फ्री हो जाऊंगी, थोड़ा सा काम है उस दिन, कुछ इंपॉर्टेंट डे है तो थोड़ा सा काम है, और उसके बाद ही मैं आपको बोल सकती हूँ। उस दिन मैं इवनिंग के टाइम पे आपको इन्फॉर्म करूँगी, अगर क्लास नहीं हुआ तो मैं इन्फॉर्म करूँगी, इसलिए आज थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ। ठीक है, और आधा घंटा भी नहीं लगेगा, ये कंप्लीट जैसा होगा मैं छोड़ दूँगी। ठीक है, चलो। सो फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग मटेरियल, क्या है फैक्टर्स, देखो द नेचर ऑफ द लर्निंग मटेरियल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब जानते हो लर्निंग मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक बच्चे को अगर ना कुछ ऐसे बुक्स दे दो जो बुक्स उसके बेनिफिशियल ना हो, तो क्या वो लर्निंग प्रॉपर कर पाएगा? नहीं। तो पढ़ाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मटेरियल, किताबें हो गए, कॉपीज़ हो गए, या फिर उसके मनपसंद का कोई भी गाइड बुक्स हो गया। अगर बच्चे को ना दिया जाए तो ऑब्वियस है बच्चों को कुछ भी करने को मन नहीं रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीनिंगलेस मटेरियल अगर दे दोगे तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं कि मैम ये सारा जो चीज़ बता रहे हो ना, शॉर्टकट करके सिर्फ 10 मिनट में बता दो। 10 मिनट में कब बताया जाता है? जब एंडिंग आता है। ठीक है, 10 मिनट वाला एंडिंग में होता है, तो वो हो जाएगा आपका, सिर्फ पॉइंट जानना है, खुद से लिखेंगे। और कुछ बच्चे जिनका, मैं आप लोगों के अंदर भी बोल सकती हूँ, कुछ अप डाउन तो होगा सबके आईक्यू में, तो उनको समझना रहता है कि समझ ले एक बार तो वो बहुत अच्छा लिखेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है डिटेल पढ़ना। यही होता है आपका मटेरियल। ठीक है, कोई चीज़ों को क्विक करने के लिए कोई भी मीनिंगलेस मटेरियल दे दो, और कोई चीज़ों को एलैबोरेट करने के लिए अच्छे से समझाओ, दोनों में डिफरेंसेस है। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन क्रिएट इंटरेस्ट इन द लर्नर। ठीक है, जैसे कि आप एक अध्याय को समझ गए, तो आपके अंदर ना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि और सीखेंगे और खुद से पढ़ लेंगे और 1-2 क्वेश्चन ऐसा। इन एडिशन टू मीनिंग द सिंपल मटेरियल कैन बी लर्न बेटर देन द कम्प्लेक्स मटेरियल। तो आपको पता है ना, कोई भी चीज़ को अगर समझना हो तो सिंपल चीज़ें जल्दी याद रहती है कम्प्लेक्स से ज़्यादा। सिंपल चीज़ें जल्दी याद रहती है, कम्प्लेक्स से ज़्यादा सिंपल याद रहती है।
सिंपल से हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। अभी देखो फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में आ जाओ, किस टाइप का लर्निंग कराते हो बच्चों को और कौन सा इफेक्टिव है। मेथड्स ऑफ लर्निंग, मेथड्स ऑफ लर्निंग देखो, अगर सोचो क्लास में मेथड्स हम लोग प्रॉपर वाला यूज नहीं किए, ठीक है, आज ना मैं जो क्लास में मेथड यूज कर रही हूँ वो कौन सा बता सकते हो, लेक्चरिंग भी है एंड कम डिस्कशन है, लेक्चरिंग कम डिस्कशन है, ठीक है, क्योंकि हम डिस्कशन विद एग्जांपल्स कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2-3 मेथड्स का यूज हो रहा है एट ए टाइम, इसलिए इसका स्लो प्रोग्रेस है, बट इसका मेमोरी आपका बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहेगा, ठीक है, इसको रिपीट अगर 1 टाइम रीड कर दो आपके माइंड में रह जाएगा, ठीक। सो इफेक्टिव लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द मेथड्स ऑफ स्टडी ऑल्सो, तो इफेक्टिव लर्निंग किस पे निर्भर करता है, जो मेथड्स में पढ़ाई होता है। देयर आर सर्टेन मेथड्स व्हिच सेव द एनर्जी, देखो कुछ मेथड्स ऐसे भी हैं जो एनर्जी को सेव करता है, देखो एक बार धीरे धीरे करके मेथड्स का यूज करके मैंने आपको पढ़ा दिया, तो मुझे ना नेक्स्ट टाइम मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम आप खुद से ही पढ़ के आ जाओगे, ठीक है। और एक बार क्या किया ना, मेथड्स का यूज नहीं किया, ऐसा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, चलो 15 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया, 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया, आप में से बहुत बच्चों को समझ नहीं आया, फिर से रिपीट करना पड़ेगा, फिर से रिपीट करना पड़ेगा, तो वो टाइम टेकिंग है, ठीक है, टाइम टेकिंग ज़्यादा हो गया। सो ये कुछ मेथड्स होते हैं सर्टन वाले, तो वो हेल्प करते हैं आपको एनर्जी सेव करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, एंड इसको बोला जाता है इकोनॉमिक मेथड्स ऑफ लर्निंग, इकोनॉमिक मेथड्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब आ जाओ कुछ लर्निंग मेथड दे रही हूँ अच्छे अच्छे वाले, पार्ट्स वर्सेस होल, जैसे मैच होता है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होते या इंडिया वर्सेस चाइना होगा, तो कुछ भी ऐसा, तो ये जो आपका हो गया वर्सेस वाला, मतलब ये बनाम ओ, ठीक है, दिस और दैट, तो ये बनाम, बनाम बोलते हैं इसको हिंदी में, बनाम वो, तो यहाँ पे पार्ट वर्सेस होल, मतलब कोई चीज को आधा आधा टुकड़ों में पढ़ना, छोटा छोटा पार्ट करके, बट एडिशन है, ठीक है, ये ऐसे पढ़ना, और एक चीज को एट ए टाइम पढ़ना, दोनों में डिफरेंसेस है। देखो स्मॉलर एंड शॉर्टर लेसन्स में बी लर्न एट ए स्ट्रेच कॉल्ड होल मेथड, ठीक है, छोटे छोटे लेसन्स को हम क्या करेंगे, खींचते हुए आगे लेके जाएंगे और एट ए टाइम पढ़ देंगे, इसको बोलते हैं होल मेथड, कंप्लीट वाला। इफ द मटेरियल इज टू लेंथी, अगर मटेरियल बहुत बड़ा है उसको ब्रेक करके पढ़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट अवर लर्निंग, ठीक है। तो ये दोनों हो गए पार्ट्स वर्सेस होल मेथड, ठीक है, पार्ट्स वर्सेस होल मेथड। नेक्स्ट में आ जाते हैं स्पेस्ड वर्सेस अनस्पेस्ड मेथड। स्पेस्ड क्या है, अगर मैं बोलूँ कि ए पढ़ लिया, ए के बाद थोड़ा गैप दो बी, मतलब ए को पूरा सीखने के बाद ही बी को जंप करना, फिर थोड़ा गैप दे दो फिर ही जंप करना सी को, तो इसको बोलते हैं क्या, स्पेस्ड वाले। अगर मैं बोलूँ नहीं हो जाएगा चलते चलो कंटिन्यू, तो ए बी सी पढ़ा, ठीक है, तो ये डिफरेंस है, कोई गैप के बिना अगर हो अनस्पेस्ड, अगर गैप के साथ है तो स्पेस्ड। लर्निंग कंटिन्यूअसली विदाउट गैप लीड्स टू इंटरफेरेंस इन मेमोरी, ठीक है, इंटरफेरेंस इन मेमोरी, अगर गैप के बिना हम लोग पढ़ते हैं ना, वो मेमोरी को रोक नहीं सकते हो, वो याद रहेगा। अगर एक ए पढ़ा आज और 2 दिन के बाद बी पढ़ा, भूल जाएंगे सब कुछ, तो इसलिए ज़्यादा गैप और इंटरवल दे के पढ़ने से हम भूल जाते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट चलो, रिसाइटेशन वर्सेस रिपीटेशन। जस्ट रिपीटेशन ऑफ लेसन बिकम्स रोट लर्निंग। आपको याद करवा दूं कि रटना क्या होता है, कि दोहराना, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ऐसे बार बार बोलना, ये रिपीटेशन हो गया, बार बार बोलना, तो दैट इज कॉल्ड रोट लर्निंग, रट्टा मार, ठीक है, क्रैमिंग बोलते हैं। एंड इससे क्या होता है, इन विच चांसेस ऑफ फॉरगेटिंग आर मोर, देखो एक चीज को अगर उस रिपीटेशन को भूल गए ना, तो आप उस चीज को भी जल्दी से भूल जाओगे। बट रिसाइटेशन में क्या होता है, हम यहाँ पे ना बच्चे का जो वीक पॉइंट है उसको जान पाते हैं, और वीक पॉइंट को जानने के बाद ही कोई टॉपिक को और अच्छे से डिफरेंट मेथड्स के थ्रू पढ़ाता है, तो उसमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। सपोज आप में से जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल का यूज़ करती हूँ, लाइव एग्जाम्पल्स। देखे हो कभी भी कोई भी क्लास में विदाउट एग्जाम्पल्स पढ़ाई हुआ है, एंड इसलिए क्लासेस थोड़े लेंदी भी रहते हैं, क्योंकि एक बार समझ जाओ बट उसको बार बार रिपीट ना करना पड़े, ये हमारा मोटो है, ठीक है। तो इसलिए डिटेल पढ़ने के लिए एग्जाम्पल्स का यूज करें, जैसे लाइव का रियल एग्जाम्पल्स यूज करोगे तो ज्यादा रिमेंबर रहता है, तो इसलिए रिसाइटेशन बेटर है रिपीटेशन से, इसमें फॉरगेट होने का गलती कम होगा, वीकनेसेस हमें पता चलेंगे और इम्फेसिस हम उस पॉइंट्स पे ज्यादा दे सकेंगे। दिस प्रोसेस विल हेल्प टू ओवरकम मिसिंग अप पॉइंट्स फ्रॉम द मेमोरी। कोई चीजें होते हैं ना, कुछ दिनों के बाद आप चीजों को भूल जाते हो, अरे 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 बंद हो गया, कुछ दिनों के बाद आप उस चीज को भूल जाते हो, क्या हो गया, चला गया। तो अभी क्या पॉइंट आया, तो रिसाइटेशन बेटर है आपके रिपीटेशन से, आप इसमें प्रॉब्लम्स जो भी आपके वीकनेसेस है वो पता चलते हैं, उसका सोल्यूशन मिल पाता है।
अभी नेक्स्ट पॉइंट एक आ रहा है ओवर लर्निंग। ओवर लर्निंग बहुत अच्छा है, एक ही चीज़ है जो ओवर करने से भी अच्छा है, ओवर लर्निंग। ओवर खाना भी बुरा होता है, ओवर मेकअप भी बुरा होता है, ओवर नींद भी बहुत ही हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो हर एक चीज़ ओवर में खराब होता है, बट ओवर लर्निंग कभी खराब नहीं होता। ज़्यादा पढ़ना, पढ़ना अलग है, समझ के पढ़ना अलग है, तो समझ के पढ़ना ही इंपॉर्टेंट पढ़ाई होता है, ठीक है। सो ओवर लर्निंग हेल्प्स बेटर लर्निंग एंड मेमोरी, ज़्यादा याद रखने के लिए और लर्निंग करने के लिए हेल्प करता है। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स एज फीडबैक, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स एज फीडबैक, आपको जितना नॉलेज मिला ना पढ़ने के बाद मटेरियल से, वो आपके लिए एक बोल सकते हो वरदान जैसा है, फीडबैक जैसा है, आशीर्वाद हो गया चलो कि बैक में आपको नॉलेज ही मिल रहा है, ठीक है। तो इट इज़ एसेंशियल टू नो द अमाउंट ऑफ मटेरियल ग्रास्प्ड। तो आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया, इसके बाद कल मैं अगर इस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछूं एंड आप लोग आंसर दे दो, दैट मीन्स हो गया कि आपको उस अमाउंट का नॉलेज फिक्स हो गया आपके माइंड पे, ठीक है। एंड सो दैट चेंजेस मे बी मेड इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स रेफर टू गेटिंग फीडबैक बाय मींस ऑफ टेस्टिंग, एग्जामिनेशन, इंटरव्यू। अगर मुझे जानना ही है कि आपको कितना नॉलेज है, तो मैं 3-4 वे से कर सकती हूँ, जस्ट लाइक टेस्टिंग करके, एग्जामिनेशन करके, इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। गुड फिजिकल एटमोसफेयर, ये तो बोला ना। ऑलवेज आपको कौन से एनवायरनमेंट में पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे कि एक अच्छा रूम, लाइट्स फैसिलिटी होना चाहिए, सनलाइट के नीचे पढ़ना और अच्छा लगता है, वेंटिलेशन हवादार होना चाहिए, झरोकेदार होना चाहिए, काम एंड क्लीन, साफ सफाई जहाँ पे हुआ है ना वैसे एनवायरनमेंट में पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, क्लीन एंड, और शांत परिवेश ऐसा चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर, ज़्यादा ठंडा नहीं, नींद आ जाएगा, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, वीक लगता है। और मिनिमम फर्नीचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फर्नीचर रहेगा ना तो आप सोने के लिए ट्राई करोगे, तो मिनिमम जितना फर्नीचर होना चाहिए उतना इंपॉर्टेंट है, विल हेल्प लर्निंग प्रोसेसेस। तो ये सब इंपॉर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस के लिए, अधिगम के लिए। अभी आते हैं लास्ट पार्ट को, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है हिंडर्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के आगे कौन बाधा बन के खड़ा है, देखते हैं लर्निंग में कौन से कारक हैं जो बाधा बन के खड़े हैं। जितने आपके एस्पेक्ट्स हैं ना सारे आपके लिए क्या है, फैक्टर्स का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला चीज ये आया आपका इंटेलेक्चुअल फैक्टर, पता है ना, मतलब दिमाग में जो लेवल्स हैं, लेवल्स है, मेंटल लेवल्स बोलते हैं, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग लेवल, याद रखना, मेमोरी लेवल, शो करना, रिफ्लेक्टिव लेवल, और समझने के बाद उसको एनालिसिस करना, अंडरस्टैंड करना, रिपीट करना, ये सब कुछ आपके मेंटल लेवल का पार्ट है। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास का पार्ट है। मानसिक मतलब दिमाग में डेवलपमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट, मस्तिष्क का विकास। और एक बोलते हैं दिमाग का विकास मतलब बुद्धि का विकास, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। So the term refer to the individual mental levels, and success in school is generally closely related to the level of the intellect. ठीक है, आपको स्कूल में सक्सेस किस अकॉर्डिंग मिलता है, जितना आपका दिमाग है, बुद्धि जितना है उस अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते जाते हो। पीपल्स विथ लो इंटेलिजेंस ऑफन एनकाउंटर सीरियस डिफिकल्टी इन मास्टरिंग स्कूल वर्क। देखो स्कूल वर्क आपको सिखाया जा रहा है, स्कूल का काम आपको दिया जा रहा है, कुछ सिखाया जा रहा है, बट आपका अगर आईक्यू बहुत ही कम है एंड आप समझ नहीं पा रहे हो, तो ऑब्वियस उस टॉपिक पे आपको मास्टरी ज्ञान नहीं मिलेगा या फिर आप समझ भी नहीं पाओगे। समटाइम्स जो भी बच्चे होते हैं, पीपल्स डू नॉट लर्न बिकॉज ऑफ स्पेशल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कुछ बच्चों को पता है लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है, कुछ बच्चों को अगेन सेरेब्रल पल्सी, किसी का अगेन ऑटिज्म होता है, दिमाग से वो बच्चे ही हैं, बड़े नहीं हो रहे, तो वो सब केसेस में बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। ये लो स्कोर इन सब्जेक्ट, लो स्कोर सब्जेक्ट में कम मार्क रखना, स्कोर इन अदर सब्जेक्ट एंड हिज स्कोर्स इन अदर सब्जेक्ट इंडिकेट, मतलब एक सब्जेक्ट में कम मार्क रखना, दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा मार्क रखना, ये आपको क्या बोलता है ना। सपोज आप एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क रखे हो, दैट मीन्स आपका एफिशिएंसी, मतलब आप उस सब्जेक्ट में बहुत निपुण हैं, एफिशिएंट है। दूसरे सब्जेक्ट्स में आप बहुत कमज़ोर हैं, आप में डेफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का ऑपोजिट डेफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। साइकोलॉजी रिवील्स टू यूज दैट इंडिविजुअल पोजेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। आपको ये साइकोलॉजी बताता है, मनोवैज्ञानिक में जो मनोविज्ञानी लोगों ने बताया है कि आपका मनोविज्ञान पढ़ के, कि कुछ बच्चे होते हैं एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं तो उसमें उसका अच्छा मार्क्स रहता है, बाकी सब्जेक्ट में बहुत वीक होते हैं, सो दैट वो आगे नहीं बढ़ पाते, उस सब्जेक्ट में आगे नहीं बढ़ पाते, उसका नॉलेज उसमें कम रहता है। नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द पीपल्स इंटेलेक्ट इज ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू इन द गाइडेंस एंड द डायग्नोसिस ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आपको अपने बच्चों के, स्टूडेंट्स के नॉलेज के बारे में पता है, आपको पता है कि उनका बौद्धिक विकास कितना हुआ है और कौन से सब्जेक्ट में नॉलेज उनका कितना है, तो आप उनको गाइड करने में हेल्प कर सकते हो, और उनको जो डिसेबिलिटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो एबल नहीं है जिस टॉपिक में या जिसमें उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, उस चीज़ को आप डायग्नोसिस कर सकते हो, पहचान सकते हो, ठीक है। द नेटिव कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल इज द प्राइम इंपॉर्टेंस इन डिटरमिनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मतलब आपका नेटिव कैपेसिटी, आप बच्चे को कितना जानते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे को पढ़ाने के लिए, कितना जानते हो, कितना है।
आपके पास एक साथ 100 बच्चे पढ़ेंगे, 100 बच्चों का नीड अलग अलग होता है, तो ऑलवेज ट्राई करना है कि डिटेल जाए और हर एक बच्चे को उसके लेवल तक समझ आए पढ़ाई। ठीक है, ये पहला गया। सेकंड में आता है लर्निंग फैक्टर्स। लर्निंग फैक्टर्स मतलब अभी जो मेथड्स यूज़ किया था, कभी कभी गलत वाले मेथड्स यूज़ कर दिए, फॉल्टी मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे पढ़ाना है एग्जाम्पल के साथ, उस जगह पर मैंने क्या किया, सिर्फ रीड करके छोड़ दूँ, या फिर मैं क्या कि ठीक है तुम लोग समझ जाओगे, ये ईजी पोर्शन है, पढ़ लो खुद से, या फिर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे नहीं पढ़ाना, ये टॉपिक तुम्हारे एग्जाम नहीं आएगा, झूठ बोल के मैं रख दूँ। तो ये सारे फॉल्टी मेथड्स का पार्ट है, जिसकी वजह से आपको वीकनेसेस रहेंगे इस पोर्शन में। ये जो चीज़ अभी आपको बहुत ईजी लग रहा है, वो चीज़ बहुत हार्ड भी लग सकता था अगर फॉल्टी मेथड्स का यूज़ किया जाएगा। So factors owing to lack of mastery, what has been taught, or faulty methods of work or study. The narrowness of experimental background. देखो narrowness of experimental background. आप पढ़ाई में ना हमेशा एक्सपेरिमेंट चलते रहता है बच्चों के साथ, अगर उसमें कमी रहे तो बच्चों के प्रोग्रेस में हम लोग हेल्प नहीं कर सकते। इफ द स्कूल प्रोसीड टू रैपिडली, कुछ स्कूल्स होते हैं ना, कोर्स कंप्लीट करो करके दौड़ाते रहते हैं, भागते रहते हैं कि कब होगा, तो रैपिडली दौड़ो। एंड डजंट कंस्टेंटली चेकअप, मतलब वो चेक भी नहीं करते हैं कि बच्चों ने वो चीज़ों को सीखा कि नहीं सीखा, सिर्फ हम पढ़ाए जा रहे हैं, वो नहीं देखे एंड पढ़ाते जाते हैं व्हाट इज बिंग टॉट। द पीपल एक्यूमुलेट्स ए नंबर ऑफ डेफिशिएंसीज, एंड बच्चों में ना कमी रह जाती है। वो चाहे एक बार आप अच्छे से पढ़ा देते तो वो समझ जाता, मगर आपने क्या किया, सिर्फ दौड़ा दिया चीज़ों को कि ऑन टाइम पे सब कुछ खत्म कर देना, बच्चे पढ़े ना पढ़े, समझे ना समझे, चलेगा। तो ये प्रोग्रेस में क्या हो गया, मुश्किल हर्डल्स बन गया। ठीक है, सो इन एरिथमेटिक जैसे एग्जांपल दे रहा है कि बेसिक एडिशन सिखा रहे हो बच्चों को, ठीक है, नॉलेज ऑफ बेसिक एडिशन जोड़ना सिखा रहे हो, इज एसेंशियल टू सक्सेसफुल वर्क इन मल्टीप्लिकेशन। अगर जोड़ना बच्चा सीख गया है तभी जाके आप मल्टीप्लाई सीखा वो कर पाएगा। अगर एडिशन में वो जोड़ना नहीं जानता तो ऑब्वियस है उसको मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम आएगा। Likewise, failure in history may be due to the low reading ability of weaknesses English, क्योंकि हिस्ट्री का बहुत सारे पोर्शन आजकल के एनसीईआरटी बुक्स में इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश में जो वर्ड्स रहते हैं हिस्ट्री के लिए वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसलिए हिस्ट्री को समझने के लिए पहले इंग्लिश का नॉलेज होना आपके पास ज़रूरी है, आफ्टर दैट हिस्ट्री पढ़ोगे। लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी होता है ना। नेक्स्ट, सिमिलरली बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग इंस्ट्रक्शन, आपको कोई बोलेगा कि इस चीज़ को ना तुमसे थोड़ा मोड़ा पढ़ना, अपने अकॉर्डिंग लिख देना, नहीं चलेगा, पहले थॉरोली पढ़ोगे एक चीज़ को, उसके बाद ही आगे बढ़ना। तो फॉल्टी इंस्ट्रक्शन बच्चों को अगेन इनसफिशिएंट मेथड्स, हमने पढ़ाया नहीं ठीक से, इनसफिशिएंट मेथड्स दिया, उसके वजह से भी डिफिकल्टी आए और उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस में भी कमी रह गया। अभी चलो फिजिकल फैक्टर ना ऊपर वाले पॉइंट के साथ सेम है, जैसे कि हेल्थ में इशू, विजुअल फिजिकल डिफेक्ट्स पूरा लिखा गया है, सेम पॉइंट्स लिख सकते हो, हेल्थ फिजिकल डेवलपमेंट विजुअल फिजिकल डिफेक्ट्स। ग्लैंडुलर एबनॉर्मलिटी इतना याद रखना, हार्मोनल डिसबैलेंस, बच्चों में हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनका माइंड डिस्टर्ब रहता है, ये सब भी एक पॉइंट है। कभी कभी खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि माल न्यूट्रिशन हो जाता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, और बहुत बच्चे ना ओवर खाते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसमें भी पढ़ नहीं पाते। तो बहुत कम खाना, बहुत ओवर खाना, दोनों ही हार्मफुल है, जो कि पढ़ाई में, डेवलपमेंट्स में बहुत वीकनेस क्रिएट करते हैं। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द विजुअल ऑडिटोरी अदर फिजिकल डिफेक्ट, जिन बच्चों को हैंडीकैप्ड हम बोल रहे हैं, उनमें भी रीडिंग स्पेलिंग का बहुत इश्यूज आते हैं। और थायराइड बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, वो भी हार्मोन है, मैंने बोला हार्मोनल चेंजेस, ग्लैंडुलर डिफेक्ट्स बोला गया ना, और उसको गोइटर हो गया, ठीक है, गले में फूल गया, तो पढ़ नहीं पाएगा, बीमार हो रहा है। और कोई बच्चा बोल सकते हो कि एबनॉर्मल वे से जल्दी ही मैच्योर हो गया, वो भी रॉन्ग है। तो बहुत सारे इफेक्ट है जो कि उसके पढ़ाई में, हेल्थ में इफेक्ट कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग उसका कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है। नेक्स्ट, मेंटल फैक्टर, मेंटल इंटेलेक्चुअल अलग अलग है। मेंटल में क्या होता है, देखो सपोज आप ना बॉडी से बीमार हो, जैसे कि आपका एक ऑर्गन नहीं है, ठीक है, सो ना अगर वही चीज़ बार बार लोग बताते रहे, तुम हैंडीकैप्ड हो, तुम कर नहीं सकते, तुम वीक हो जाए, तो आपको ना मेंटली टॉर्चर हो रहा है एंड आप वीक बनते जा रहे हो। तो वो चीज़ को हटा देना है एंड कन्फेस करना है कि नहीं, तुम बॉडीली एक पार्ट तुम्हारे पास नहीं है, तुमको ऐसे बनाया गया है, बट तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, ये चीज़ बताना पड़ेगा। ठीक है, एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो मोर और लेस आपके पढ़ाई में बहुत हेल्प करता है एंड इसी से आपका जनरल बिहेवियर भी क्रिएट होता है। सो एटीट्यूड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। चीयरफुलनेस, खुश रहना हमेशा, हैप्पी रहना हमेशा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, एफेक्शन के साथ पढ़ना, सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग उसको दबा देना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओपन माइंडेडनेस, सबके साथ मिलजुल के पढ़ेंगे। कोई पहले के टाइम पे होता है ना, अभी भी है बहुत जगह पे, एक साथ अगर लड़का लड़की पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, तो खराब ही काम करेंगे, कुछ लोगों के लिए हम बदनाम हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हटाना पड़ेगा माइंड से कि हर एक इंसान सेम नहीं होता, हर एक बच्चे को भी सेम मत सोचो। तो अगर एक साथ पढ़ेंगे, ओपन माइंडेडनेस रहेगा, तो वो आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं
जो कि आपके रेट ऑफ लर्निंग को आगे बढ़ा सकते हैं, टीचिंग को भी आगे बढ़ा सकते हैं और प्रोग्रेस हो सकता है स्कूल का। इतना लिखो चलेगा। अभी इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स क्या है? पर्सनल फैक्टर्स सच एज इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस। देखो कभी कभी ना इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स, कभी कभी बैठे हो चुपचाप और आपके मन में आता होगा कुछ ख्याल, कुछ इमोशंस आ जा रहे हैं अजीब अजीब से। सोशल फैक्टर्स भी हैं, सामाजिक कुछ कारक भी हैं जो कि आपको सपोर्ट भी करते हैं और अगेंस्ट भी जाते हैं, जो आपको नेगेटिव के और भी लेके जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिमोटिवेशन भी होता है, मोटिवेशन भी होता है। तो ये सारे ना स्टिमुली है जो कि आपको आगे मतलब हेल्प करते भी हैं और पीछे भी लेके आते हैं। सो फॉर सम रीजन ये पीपल मे हैव डेवलप्ड ए डिसलाइक फॉर सम सब्जेक्ट। देखो आपको ऐसा बोला जाएगा उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, आप डिसलाइक करना ही स्टार्ट कर दोगे, नहीं ये मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता है, मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना जिद में रह जाते हो एंड उस सब्जेक्ट को वैल्यू देना ही छोड़ देते हो एंड आपको लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं। दिस डिसलाइक रिजल्ट्स इन ए बैड इमोशनल स्टेट। ऑलवेज उस सब्जेक्ट को देखने से ही आप डरते हो। बहुत बच्चे हैं डरते हैं उस एक एक सब्जेक्ट्स को, ऐसा होता है। सम पीपल आर इन कंटिन्यूइंग स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस। बहुत बच्चे होते हैं ना डर के माहौल में रहते हैं हमेशा, उनके मन में खुशी नहीं होता। अगेन माई वॉइस आया जा रहा और 2-4 पॉइंट है, कुछ नहीं, यहाँ पे ही चल रहा था, ठीक है। एक आया था मेंटल फैक्टर, उसके बाद आया था इमोशनल फैक्टर। एंड इमोशनल फैक्टर का पॉइंट ये चल रहा था कि हमें क्या होता है ना, बहुत इफेक्ट हमें मिलता है। कहाँ से मिलता है ना? एनवायरमेंट से मिलता है, लोग जो हमें इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग सपोज बहुत ज़्यादा टाइम तक अनहैप्पी रहेंगे तो पढ़ नहीं सकेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर दे सो वो पर्सन पढ़ ही नहीं पाएगा। ऑब्वियस ये चीज़ भी है। और एक चीज़ और एक होता है ना, हमें अगर डर लगे कोई एक सब्जेक्ट में, बहुत ज़्यादा डर, डिसलाइकनेस आ जाए कि ये सब्जेक्ट कैसा है, कितना हार्ड है, मुझे नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ डर बन जाता है अपने अंदर और थ्रू आउट लाइफ में आप कभी पढ़ना ही नहीं चाहते हो। ये सारे पॉइंट्स आपके इमोशनल फैक्टर्स का पॉइंट है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, आपके नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, नेगेटिव एटीट्यूड आएगा और वही स्टेट में आप अनहैप्पी स्टेट में हमेशा रहोगे और ऑलवेज कोई भी वैसा सब्जेक्ट आए तो डिसअप्रूव करते रहोगे, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे इसको नहीं करना है। आप टीचर्स हो, क्लासमेट्स हो, किसके साथ भी नहीं मिक्स होते हो या मैच ही नहीं करते उस पॉइंट पे, ठीक है। सोशल डिसकंटेंट springs from the knowledge or delusion that one is below others in welfare। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट में ऐसा भी होता है कि सोसाइटी आपको ऐसा डिल्यूजन करता है या फिर आपको अवॉइड करना सिखाता है कि आप सोसाइटी में सबसे निचले हिस्से में रह जाते हो और कभी भी सोसाइटी के ऊपर आना ही ट्राई नहीं करते हो, अवॉइड करना स्टार्ट करते हो। ये पॉइंट है आपके इमोशंस में, इमोशनल फैक्टर्स पे जाता है। अब देखो टीचर्स का रोल क्या होगा, याद रखना यहाँ पे टीचर्स के रोल को एग्जाम्पल करके मैंने बहुत पढ़ा है। अभी ना टीचर्स का पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। टीचर एज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब सोचो, अगर एक बच्चा फेल्यूर होता है या सक्सेस मिलता है एंड वो बीमार भी नहीं है, वो बॉडी से भी ठीक है, देन उसके लिए टीचर का पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टीचर की पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। अब एक टीचर बच्चों के साथ कैसे अटैच होते हैं, उनके पर्सनालिटी के लिए अटैच होते हैं, ठीक है। उनका बिहेवियर, उनका अवॉइड करना कोई भी डिसलाइक थिंग्स को या फिर नेगेटिव थिंग्स को अवॉइड करना और पॉजिटिव थिंग को एक्सेप्ट करना, कैसे एक टीचर करता है, वो सबसे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। और इसलिए टीचर एक सुप्रीम वैल्यू है। टीचर जैसे चलते हैं उनको देख के रोल मॉडल बना के चलते हैं। समटाइम टीचर बहुत ही स्पीकिंग करते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो ये स्पीकिंग करना स्ट्रिक्टली ना जानते हुए कि बच्चों का हैबिट क्या है या फिर उसका माइंड में क्या चल रहा है, वो नेगेटिव है। अगर हम जानते हैं बच्चा कैसा है तो ज़रूरी नहीं पड़ेगा कि हमेशा स्ट्रिक्टली बात करें। थोड़ा स्ट्रिक्टली हो जाए, कुछ लव अफेक्शन हो जाए, थोड़ा केयरिंग हो जाए, बॉन्डिंग रहे, तो उसमें बच्चा पढ़ना चाहेगा और उसके लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी ईजी बनते जाएंगे। इतना याद रखना। जनरल स्पीकिंग अगर मैं बोलूँ तो एक ग्राउची टीचर, डू नॉट लाइक ए ग्राउची टीचर हु कैन नॉट कंट्रोल हिज टेम्पर। ग्राउची टीचर कौन होते हैं? गुस्से को संभाल नहीं पाएंगे, कभी भी संभाल नहीं पाएंगे। घर से कुछ भी झगड़ा हुआ हो, आके क्लास में वो डांटते जाएंगे या बच्चों को पीटते जाएंगे। वैसा टीचर नहीं बनना है। उसमें बच्चा कभी भी आपके सामने और ओपन अप नहीं होगा। बच्चे को ना रिफ्लेक्ट करो सनसाइन जैसा, जैसे सन अपना साइन हर तरफ फैलाता है, वैसे ही एक टीचर भी अपना शाइन हर तरफ फैलाना चाहिए, जैसे बच्चे अट्रैक्ट हो जाए आपके लिए और वैसे में बच्चों का प्यार आपके लिए बढ़े और वो पढ़ना चाहे आपके क्लास में। हैप्पी रखना, सिंपैथेटिक होना, एंथुजियास्टिक होना, कुछ जानना है, कुछ जानना है और कुछ जानना है, तो ये अगर मेरा इच्छा है तो मेरे बच्चों में भी आएगा। चीयरफुल नेचर, ये सब बच्चों में आप ही डालोगे एज ए टीचर। प्लस इफेक्टिवनेस, कैसे अच्छे से काम किया जाता है इफेक्टिव वे से, और टॉलरेंस पावर कैसे बढ़ाना है, सहन शक्ति, सहनशीलता, ये सब भी आप सिखाएंगे। इतना हुआ। एनवायरमेंटल फैक्टर लास्ट है, वो समझो। फिजिकल कंडीशन नीडेड फॉर लर्निंग इज अंडर एनवायरमेंटल फैक्टर। जितने भी फिजिकल कंडीशंस हैं, जो भी मटेरियल है, सब किसके अंडर आते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर।
आपके पर्यावरण के अंदर. वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग इज द कंडीशन इन विच द लर्निंग टेक्स प्लेस. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग, पढ़ाई कौन से कंडीशन में चल रहा है. ठीक है, दिस इंक्लूड जैसे क्लासरूम, टेक्स्ट बुक्स, इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें चाहिए पढ़ाने के लिए, स्कूल सप्लाईज एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. इन द स्कूल एंड एट द होम, घर पे भी और स्कूल में भी कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो भी लर्निंग का कंडीशन है मस्ट बी फेवरेबल, अच्छा हो जाएगा, एडिक्वेट रहेगा. अगर आप डिजायरेबल रिजल्ट देना ही चाहते हो तो एनवायरमेंट को अच्छा बना दो. ठीक है, इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये हम डिनाई नहीं कर रहे कि ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बस एनवायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए. इट इज़ डिफिकल्ट टू डू ए गुड जॉब ऑफ टीचिंग इन ए पुअर टाइप ऑफ बिल्डिंग. अगर ना ऐसा बोला जाता है पढ़ाई हर जगह हो सकता है, बट आजकल के बच्चे को अच्छा जगह, थोड़ा बैठने के लिए अच्छा जगह होना चाहिए. घर जैसा भी हो, बिल्डिंग अगर थोड़ा सा टूटा भी हुआ हो तो चलेगा, बट अच्छा जगह, थोड़ा पढ़ने लायक जगह हो, बच्चे को साफ सुथरा लगे, समझ आए, कलरफुल चीज़ें हो तो बच्चों को इंटरेस्ट रहता है. विदाउट एडिक्वेट इक्विपमेंट, इंस्ट्रक्शन मटेरियल आपके पास नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते. ये स्कूल बिल्डिंग और ए क्लासरूम हैज़ नो मेरिट व्हेन बिल्ड विदाउट ड्यू रिगार्ड टू इट्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फंक्शन. अगर हम लोग कोई स्कूल बना रहे हैं बट पढ़ाई के बारे में नहीं सोच के बना रहे और पढ़ाई का कोई भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और उद्देश्य कोई भी पूरा नहीं होता है, ये सोच के बिल्डिंग्स बना रहे हो तो ये गलत है. सब कुछ जुड़ा हुआ है, इंटरवेनिंग कंडीशन में है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कूल बिल्डिंग भी. ठीक है, इतना है इंपॉर्टेंट, इससे आगे नहीं लिखना है, इतना इनफ है. अब कॉपी में लिखोगे ये 7-8 पेज जाएगा. इससे पहले ऐड होगा लर्निंग का इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टर्स दोगे तो डायग्रामेटिक दोगे, बाद में ये सारे फैक्टर्स उसके लिखते हैं लर्नर्स के लिए, फिर आपको लर्निंग मटेरियल के लिए और हिंडरेंस फॉर लर्निंग. इतना लिखना है, एंडिंग करना है. कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो कि लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, ये आपका ओपिनियन होना चाहिए. दैट्स इट. इतना होने से आपका पूरा आंसर बन जाएगा. Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.